सैकड़ों साल पहले कुछ हीरोज की पार्टी ने मिलकर एक डीमन लॉर्ड को कैद कर दिया था। लेकिन जिसके बाद भी वे लोग खुश नहीं थे, बिकॉज वे इस डीमन लॉर्ड को मार नहीं पाए थे। इसीलिए वे काफी डिसअपॉइंट थे कि शायद वह उसको और भी बेहतर कर सकते थे। उनका लीडर कहता है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज शायद हंड्रेड्स ऑफ ईयर बाद या फिर कभी ना कहीं कोई तो एक हीरो की पार्टी होगी आगे चल के इस डीमन लॉर्ड को खत्म कर पाएगी। इसीलिए हम आगे पर ही छोड़ सकते हैं, हमारे पास यही था, हमने कर दिया बेस्ट। नेट दिखाया था हंड्रेड्स ऑफ ईयर बाद प्रेजेंट में, जहाँ पर कि एक हीरोज की पार्टी जो कि सबसे ज्यादा नाम छाप रही होती है अपने, इसका नाम होता है थंडर पाइक, जो कि एक परफेक्ट टीम मानी जा रही है। इसलिए उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी होते हैं और फैंस भी होते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा शांत और परफेक्ट टीम दिखने के बाद भी अंदर से भी टीम इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती है। और एक दिन एक मिशन के बाद वे लोग एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पर कि सब लोग शांति से होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा युका नाम का है जो कि कहता है मैं इस पार्टी को आज क्विट करना चाहता हूँ। इस बात पर उनका लीडर होता है सेमन। वह कहता है आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता है, तो युका कहता है उसको इतना ज़्यादा पे नहीं मिला है जितना कि उसे मिलना चाहिए। आज भी उसको इतना कम पे मिला होता है उस मिशन के बाद भी, जिससे कि अपने लोन्स को भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। उसके लिए काफी अधिक बर्डन होता जा रहा है। इस बात पर सीमान कहता है तुम किसी बैटल के अंदर काफी कम कंट्रीब्यूट करती हो, इसी वजह से तुम्हें इतना कम पे ऑफ मिल रहा है। लेकिन अभी तुम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम ज़्यादा पे ऑफ मिल सकता है। लेकिन इस बात पे युका कहता नहीं, जितना भी उसे बहुत ज़्यादा कम मिला इस चीज़ के। लेकिन सभी लोगों को उसकी जो स्किल्स हैं वो यूजलेस लगती हैं, बिकॉज उसकी स्किल्स जो होती हैं केवल बफ करने की होती हैं और वह सिर्फ स्टिंग वगैरह करता है। जेमी वहाँ पे इकलौती गर्ल होती है जिसको उसकी स्किल्स होती काफ़ी अच्छी लगती हैं, और एक स्टीमर है वह, इसीलिए काफ़ी ठीक है। इस बात पर वहाँ पर एक गर्ल कमेला जो कि उनकी हीलर होती है, वह कहती है हाँ बिल्कुल तुम एक यूजलेस हो, तुम्हारी स्किल्स किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें काफ़ी अच्छा भी मिल रहा है। यहाँ तक कि जो पे मिल रहा है वह तो वह भी डिजर्व नहीं करता। युका कहता है तुम एक हीलर हो, तुमको तो खुद सीमैन है जो कि प्रोटेक्ट करता है, इसलिए तुमको तो इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस बात पर सीमैन कहता है कि तुम सच में, तुम्हें लगता है इस पार्टी को छोड़ने के बाद तुम अकेले सर्वाइव कर पाओगे। हाँ वैसे भी एक बी रैंक बेसो हो चुका है, वो भी सिमन की वजह से। अभी कोई इस पार्टी में है इसीलिए उसकी रिकमेंडेशन की वजह से भी एक बी रैंक बन चुका है। यदि तुम सच में इस टीम को छोड़ना चाहते हो तो देख लो, तुम्हारी इच्छा है। वैसे तुम्हें जो पे ऑफ मिल रहा है वह शायद ज़्यादा ही है जितना मिलना चाहिए। इस बात पर कहता नहीं, वह इस टीम को सच में छोड़ रहा है और ये हमारा लास्ट ही होगा। हम 5 साल से मैं इस टीम के अंदर अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। इस टीम को खड़ा करने में मैंने भी हेल्प की है, लेकिन मुझे इतना पेमेंट नहीं मिला जो मुझे डिजर्व करता हूँ। और अभी युका थंडर पाइक को ऑफिशियली तौर पर लीव कर देता है उस पार्टी को, जिसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे पूछता है कि उसके लिए कोई वर्क है या कोई क्वेस्ट है जिसको वह पूरा करना चाहता है। उसे देखकर पहचान जाती है तो वही फेमस एडवेंचर में से एक है थंडर पाइक का। तो वह कहती है कि इतना फेमस एडवेंचर अकेले टास्क क्यों लेना चाहता है, क्या थंडर पाइक में कुछ हुआ है? तो वह कहता नहीं, उसने उस पार्टी को क्विट कर दिया है। उसकी नॉर्मल होती है बिकॉज लोग इस तरह से पार्टी क्विट करते रहते हैं। फॉर्म भरने के लिए देती है और कहती है यदि कोई पार्टी हो तो मैं रिक्रूट करना चाहेगी तो मैं बताती हूँ। अचानक से वहाँ पर एक गर्ल आती है रेड हेयर वाली और उसको हक करती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक उसकी स्टूडेंट रह चुकी होती पहले। वो उससे पूछता सब कुछ अच्छा जा रहा है? वह कहने लगती है हाँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने काफी टाइम बाद देखा है। वह कहने लगता है मैं यहाँ पर बस एक न्यू पार्टी को देखने आया हूँ बिकॉज मैंने थंडर पाइक को छोड़ दिया। उसकी बात भी पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले भी कहती है तुम न्यू पार्टी को ढूंढ रहे हो तो शायद हमारी पार्टी को ढूंढना चाहिए, बिकॉज अपने टीचर को अपनी पार्टी में लेना भी ज़्यादा पसंद करेगी। नेक्स्ट अपने सारे पार्टी मेंबर्स के पास में जाती है और जहाँ पर सबको इंट्रोडक्शन कराती है। यहाँ पर वह कहता है कि वह इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। सब लोग बात सुनकर शॉक्ड होते हैं कि आखिर भाई एक बी रैंक का और ये पार्टी है वह डी रैंक है। यदि वो किसी और पार्टी में जाएगा जो कि काफ़ी सारी पार्टी उसे शामिल भी करना चाहेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा पे ऑफ मिलेगा। लेकिन वह कहता है थंडर पाइक वह एक काफ़ी हाई लेवल पार्टी थी और हाई लेवल क्वेस्ट लेती थी, इसलिए मुझको काफ़ी हाई लेवल इक्विपमेंट भी खरीदने पड़ते थे, जिस वजह से मेरा ज़्यादातर पैसा था उसी में खर्च हो जाता था। लेकिन अभी मैं थोड़े छोटे मोटे टास्क करना चाहता हूँ जो कि मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारे साथ में कुछ क्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। वे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं अपने फर्स्ट क्वेस्ट पर जाने के लिए। उनकी जो फर्स्ट क्वेस्ट होता है डी रैंक के तौर पर, वह एक माइंड के अंदर जाकर मैजिक आयरन ऑर्ब को इकट्ठा करना होता है जो कि लो लेवल भी होता है। इस बात पर कहता है ठीक है हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और अब मैं पहली बार फिर से पुराने दिनों की याद कर रहा होता है कि पहले दिन की मुझे याद आ गई कितने ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस टास्क को पूरा करने के लिए। सब लोग उस माइंड के सामने पहुंच गए होते हैं और तभी युका कहता है कि 6th फ्लोर पर हमें सबसे ज़्यादा मैजिक आयरन और मिल सकते हैं। इस पर सिल्क कहती है हाँ, लेकिन 5th फ्लोर का जो बॉस है उसे हम फाइट नहीं करना चाहते हैं, उसे अवॉइड करना चाहते हैं। तो वह कहता है ठीक है तो फिर हम 4th फ्लोर पर चलेंगे। नेक्स्ट में डंजन के अंदर एंटर कर चुके होते हैं जहाँ पर कि मरीना होती है जो कि सबके लीड ले रही होती है, लेकिन वह जिस तरह से उन ट्रैप्स को देख रही होती है जैसा कि सेम सिखाया होता है युका ने। वह कहता सच में तुम जो सिखाया उसका सबसे अच्छे से यूज करती हो। वह कहता लेकिन इस बार तुम ये सब छोड़ो, मेरे पास नया तरीका है। वह उसे समझ नहीं पाती आखिर ये सब क्या है और वह किसके बारे में बात कर रहा है, उसके पास ऐसा कुछ तो नहीं पता है। वह कहने लगता है एक लैम्प को निकालती हुई लैम्प जो कि सब ट्रैप्स को सामने रिवील कर सकती है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल ऑयल यूज किया जाता है जो कि काफ़ी अधिक महंगा भी होता है। सिल्क पूछती है कि इस तरह से इतने हाई लेवल आइटम को यूज करना यहाँ पर ठीक रहेगा, वैसे भी जो इसका स्पेशल ऑयल होता है वह काफ़ी महंगा होता है। लेकिन वह कहता है चिंता ना करने के लिए बिकॉज अपनी एल्केमी स्किल से वह ऑयल को खुद ही बना लेता है तो उसे इतनी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट जैसे जैसे आगे तरफ जा रहे होते हैं, जो भी ट्रैप्स होते हैं उनसे बात से बच रहे होती हैं। अचानक सबसे रुकने के लिए कहता है और कहता है सभी लोगों से फाइट करने के लिए तैयार होने के लिए, बिकॉज सामने एक खतरा है। सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और सामने निकल के आ जाते हैं। जहाँ पर आगे तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ बॉबल्स मिलते हैं जिनके ऊपर वो लोग अटैक करने स्टार्ट कर चुके होते हैं और वह भी अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पर मरीना होती है जो कि सामने तरफ फाइट करने के लिए जाने लगते हैं अपने स्वाड से, तो उसके ऊपर वह उसकी इंचेंटमेंट को यूज करता है, बफ को यूज करता है और सामने तरफ मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ वह सिल्क बफ यूज करता है जिससे वे स्लो हो जाते हैं और वह फास्ट हो जाती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसीलिए एक कट के साथ में ही वह दो बफ्स को टुकड़े कर देती है, जिससे वह खुद भी शॉक्ड होती है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मैजिक उसका। वह कहते हैं आखिर मैंने पहली बार इतना मैजिक अंदर फील किया है। इस बात पर बताता है उसने अपने बफ्स का यूज किया था जो कि 3 टाइप्स के एक बार में यूज किए थे। ये बात सुनकर तो रेन भी शॉक्ड होती है, सब लोग ही शॉक्ड होते हैं। रेन कहती क्या सच में तुमने 3 तरह के बफ एक बार में यूज किए, वो भी बिना किसी इनकांटेशन के? लेकिन युका को लगता है इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं, इसीलिए वे कहते हैं स्मार्ट गेम छोड़ने के लिए और आगे तरफ बढ़ने के लिए। वे सभी लोग होते हैं आगे तरफ बढ़ते हुए निकल जाते हैं। जहाँ पर कि पूछता है आखिर वे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, फिर क्या करते हैं डेली के रूटीन के हिसाब से। तो मेरीना बताती है कि जैसे कि उसने सिखाया है हर फ्लोर को एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग एक जगह रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने सारे इक्विपमेंट को चेक करते हैं कितने डैमेज है। वे कहते हैं सच में काफ़ी अच्छा, चलो हम थोड़ा रुकते हैं और रेस्ट करते हैं। सब लोग अपने वेपन्स को चेक करने लगते हैं तो उन्हें सब कुछ ठीक लगता है, उन्हें नहीं लगता है कोई भी दिक्कत है। फिर नेक्स्ट फ्लोर के निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट फ्लोर पर जब वे पहुंचे होते हैं जहाँ पर उनका सामना होता है कुछ अनडाइड से, जो कि अनडाइड माइनर्स होते हैं, जिन सभी का जब सामना कर रहे होते हैं तो वह कहता है रेन से होली मैजिक को यूज करने के लिए और सभी लोगों से कहता है जब तक स्पेल को यूज कर रही था तो उसको डिफेंस करने के लिए। जहाँ पर सिल्क और मरीना डिफेंसिव के तौर पर फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वह अपनी होली लाइट को यूज करने लगता है जिससे वे अनडाइड्स होते हैं रुक जाते हैं। वह कहता है ये उन सबको खत्म करने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन ये डिफेंसिव तौर पर काफ़ी अच्छा यूज होगा बिकॉज लाइट से भी लोग इधर नहीं आएंगे। नेक्स्ट उसकी स्पेल ही पूरी हो जाती है और रेन एक स्पेल के साथ में सब अनडाइड्स को प्यूरीफाई कर देती है, खत्म कर देती है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं सच में तुमने काफ़ी अच्छा किया। वो उसके सर को पैट करता है और कहता है सच में तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी है। हाँ बेशक काफ़ी लोगों पर होली स्किल होती है, लेकिन फिर भी स्पेल कास्टिंग की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। फिर वो उसकी रिफ्रेश माना का स्पेल यूज करके उसकी पूरी माना को दोबारा रिफ्रेश कर देता है। वे कहती है सच में इस मैजिक को भी तुम यूज कर सकते हो, ये तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक मैजिक है। इस तरह से मुझे फील हो रहा है कि मैंने अभी भी मैजिक यूज ही नहीं किया था। वह कहता है अरे चिंता ना करने के लिए, ये सब उसकी बस एक छोटी मोटी स्किल्स में से एक है। बिकॉज जिस तरह से पार्टी के अंदर था तो एक बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने इस स्किल को भी सीख लिया। हाँ बेशक ये काफ़ी हार्ड थी उसको सीखना, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बार तरफ बढ़ने लगा होता है, कुछ लिक्विड नीचे डाल रहा होता है। सिल्क पूछती है आखिर वे ये सब क्या कर रहा है, इस तरह से क्या डाला है। तो बताते ही होली वाटर है जो कि वह यहाँ डाला है जिससे कि अनडाइट्स हमारे पीछे ना करे। लेकिन इस बात पर सिल्क कहती है सच में इतनी ज़्यादा प्रीसियस चीज़ को इस तरह से यहाँ पर वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो वह कहते हैं चिंता ना करने के लिए। और हाँ वह कहता है कि वह फिर से इसको भी खुद अपने घर पर ही बना सकता है। वैसे जो अनडाइट्स के एसेस थे उनसे वह प्यूरीफाई करके और एल्केमी द्वारा इसको दोबारा से बना सकता है। वह चिंता करने की बात नहीं, जितने सारे अनडाइट्स उन्होंने पहले मारे थे उनसे जितना यहाँ पर वेस्ट करेगा नहीं वाटर, उससे आया तो घर पर जाकर बना लेगा, इसलिए चिंता ना करने के लिए। नेक्स्ट इस तरह से आगे तरफ बढ़ते जाते हैं और अब पहुंच चुके होते हैं 3rd फ्लोर पर, यहाँ पर कि सभी लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और जिसके बाद किसी के पास कुछ खाने का इंतजाम ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए वह अपने बैग को निकालता है जो कि एक स्पेस टाइप बैग होता है, जिससे अपने सारे कुकिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको निकाल लेता है। और वैसे इस तरह के स्पेस टाइप बैग्स और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा रेयर नहीं होती है, लेकिन फिर भी रेन ने पहली बार अपनी इतने करीब से आंखों से देखा है ये सबको यूज करते हुए, इसलिए वह काफ़ी एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट वह पैन के अंदर एक एग और कुछ सॉसेस को डाल देता है, प्रिपेयर करने लगता है। फिर एक और भी एक पॉट को निकालता है, जिसे 2 बार टैप करने से अचानक उसके अंदर काफ़ी सारा सूप आ जाता है। वह बताने लगता है ये एक रॉयल उसके अंदर उसको मिला था जब उसको एक्सप्लोर कर रहा था, ये काफ़ी अच्छा है जो कि अपने आप ही मैजिक से फील्ड हो जाता है इस सूप से। वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और उन्हें डंजन के बीच में पहली बार इतना अच्छा खाने को मिल रहा होता है, इसलिए और भी एक्साइटेड होती हैं। लेकिन जब वह खाने को एक बार देखते हैं तो उसके चारों तरफ काफ़ी सारा माना उन्हें देखने को मिल रहा होता है। सिल्क पूछती है आखिर ऐसा क्यों है, इस पर माना क्यों है। तो बताने लगता है शायद एक्सीडेंटली वह इस तरह से अपनी एल्केमी स्किल को भी इनमें यूज कर लेता है, जिस वजह से वह ये माना इतना ज़्यादा दिख रहा है। वह चिंता मत करो ये सब नॉर्मल है, इसी लिखाओ। नेक्स्ट वो लोग पहुंच जाते हैं 4th फ्लोर के जो बॉस होता है उससे फाइट करने के लिए, जहाँ पर कि एक स्टोन लियोपार्ड होता है जिसके साथ वह फाइट करने के लिए तुरंत ही स्लो मैजिक को यूज कर देता है, लेकिन जिस वजह से लगभग वहाँ पर स्टॉप ही हो चुका होता है मॉन्स्टर। तो मरीना जाती है फाइट करने के लिए अपनी स्वाड स्किल को यूज करके, जिसके साथ तुरंत ही वह उस पर अपना बफ यूज करता है, जिससे स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों बढ़ जाते हैं। वह अपनी स्वाड स्किल को यूज करना चाहती है अब इसी टाइम पर, इसे एक कट के साथ ही उसके सर को अलग कर देती है, जिससे वह काफ़ी हाँपने लगी होती है, थक जाती है। वह कहता है तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन इस स्किल को तुम बार बार यूज करते रहना, जिससे तुम्हारा शरीर है इस स्किल के आदी हो जाएगा और तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं मालूम पड़ेगी। इस बार के लिए वह रिफ्लेस माना स्पेल को यूज कर देता है। नेक्स्ट पे लोग उस तरह से माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर कि वह भी सेम माइनिंग कर रहा होता है गर्ल्स के साथ में। फिर वहाँ पर वह जो भी स्टोन्स लिए होते हैं जो कि टन्स ऑफ स्टोन्स होते हैं, वह कहते हैं ये काफ़ी रहेंगे तुम्हारे मिशन आज पूरा करने के लिए, लेकिन वह कहते हैं हमें और भी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। इस बात पर कहता है ठीक है, तो फिर हम लोग 5th फ्लोर के बॉस को हराने के बाद 6th फ्लोर पर चलते हैं, यहाँ से हम और को माइन करके ला सकते हैं। लेकिन गर्ल्स को ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा होता है, बिकॉज 5th फ्लोर के बॉस का नाम होता है नॉबिस क्रेसार स्टील क्रैब, जो कि काफ़ी
स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस होता है उनके लिए हैंडल करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है या फिर हैंडल भी नहीं कर पाए। वह कहता है चिंता ना करने के लिए वह सब देख लेगा, यहाँ तक देखेगा तो खुद अकेले उसको हैंडल करेगा, अपना पूरा बेस्ट देगा। न्याय जब पहुंच चुकी होती है 5th फ्लोर के बॉस का सामना करने के लिए, जहाँ पर कि गेट के सामने वह एक इक्विपमेंट को निकालता है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए होता है। एक गर्ल पूछती है क्या सच में वह इसकी लाइव स्ट्रीम करना चाहता है, तो वह कहता नहीं, वह रिकॉर्ड कर लेता है सारी बैटल्स को, जिससे अगली बार वे पहचान सके कि उन्होंने कहाँ पर मिस्टेक की है। वह कहती है वैसे ये काफ़ी ज़्यादा फन भरा होगा यदि तुम इसको लाइव स्ट्रीम भी करो। वह कहता है लेकिन सच में, तो आखिर हमारी पार्टी की ये पहली लाइव स्ट्रीम होने वाली है, वैसे हमारी पार्टी का नाम क्या, मैंने तो पूछा ही नहीं। वे गर्ल्स कहती हैं वैसे हमने अब तक अपनी पार्टी का कोई भी नाम नहीं रखा है, यहाँ तक कि हमने तो ऑफिशियल भी अपनी पार्टी को भी रजिस्टर नहीं किया है। वह कहते ठीक है तो फिर बताओ आखिर क्या नाम तुम रखना चाहती हो, एक बार सोच कर बताओ। इस बात पर मनीना सोचती है और थोड़े सोचने के बाद कहती है हम इसका नाम ग्लोबल रखेंगे, जैसे कि 4 लीफ ग्लोबल होता है उससे अकॉर्डिंग हम लोग 4 भी यहाँ पर, इसलिए हम इस नाम का ग्लोबल रखेंगे। मैं कहता ठीक है, लेकिन उसे काफ़ी बैड फील हो रहा है, हमारी पार्टी की पहली बैटल है, लेकिन इसकी सारी जो लाइम लाइट है वो अकेले लेने वाला है, बिकॉज अकेले वो सोलो जाकर फाइट करने वाला है, इसीलिए तुम लोगों को भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए फाइट करने में। लेकिन गर्ल्स कहती हैं इतना ना करने के लिए, बिकॉज वह अकेले जाकर फाइट करे, हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह भी कहते हैं ठीक है तो फिर मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, अपने ऊपर पर तुरंत ही स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफेंसिव स्टील मैच के बफ को यूज कर लेता है, जिसके बाद फाइट के लिए तुरंत पहुंच जाता है उस मोस्टर के सामने जो क्रैब होता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन स्पीड से बच जाता है, और जिसके बाद फिर जैसे मौका मिलता है उसको काफ़ी सारी मैजिकल बफ्स को यूज करने लगता है उसको बीकन करने के लिए। जैसे भी थोड़ा वीक होता है तुरंत ही उसके ऊपर गैविटी मैजिक को यूज करने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड मात्रा में होता है, इसलिए तुरंत ही उस क्रैब को हरा चुके होते हैं, और जो कि करीब 1 मिनट भी नहीं लगा होता है जो इसको बॉस को हराने में। जिस लाइव स्ट्रीम होती है अब एंड कर दी जाती है और तुरंत मरीना उसको जाकर हक कर लेती है अपने मास्टर को देखकर, लेकिन इतनी ज़्यादा जोर से हक कर रही होती है उसे पेन हो रहा होता है। रेन कहती है अभी तो मुझे छोड़ दो, क्या उसको व्हील चेयर पर पहुंचा कर रहोगी, लेकिन नेक्स्ट भी लोग काफ़ी खुश होते हैं बिकॉज इन्होंने उस बॉस को हरा दिया होता है। यूका कहता है हम इसके पार्ट्स को एडवेंचर गोल्ड में दे देंगे जो कि काफ़ी अच्छे से सेल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट पूरी चीज़ को अपने बैग के अंदर रख लेता है, तो सिल्क कहती है इतनी चीज़ को हम कभी भी, इतनी बड़ी चीज़ को हम कभी भी कैरी करके नहीं ले सकते, तुम्हारी से काफ़ी हेल्प है, हम तो बस लगता है तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, हम बिल्कुल यूजलेस होते जा रहे हैं। वे कहते हैं तनाक करने के लिए नेक्स्ट बॉस जो फाइट होने वाली है उसमें मैं तुम लोगों को भी पार्टिसिपेट कराऊंगा जिससे तुमको भी कुछ एक्सपीरियंस मिल सके, लेकिन अभी के लिए बात छोड़ो बिकॉज अभी स्क्रैप को मारने के बाद उन्हें एक चेस्ट मिला होता है जिसके अंदर देखते हैं तो काफ़ी सारे मैजिक आयरन स्टोन मिले होते हैं। अब इनको कुछ जरूरत ही नहीं है माइंड करने की। नया दिखाते हो लाइव स्ट्रीम हुई होती है, वह काफ़ी पॉपुलर होती जा रही होती है, और ऐसी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं उनसे भी काफ़ी सारे लोग स्पॉन्सर भी करना पसंद करते हैं लोगों को। लेकिन जो लाइव स्ट्रीम होती है इससे ज़्यादा पॉपुलर हो रही होती है बिकॉज उसने कोई भी अटैक नहीं किया, ना कोई डिफेंस की, केवल इतने सारे मैजिक बफ्स होते हैं उनकी हेल्प से उसने क्रैप को हरा दिया होता है। नेक्स्ट यूका पूछ रहा होता है उन सभी लोगों से आखिर तुम लोगों को कैसा फील हुआ हमारे फर्स्ट मिशन पर। इस बात तो सिल्क कहती मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और वैसे पहली बार अपनी जल्दी इस मिशन को पूरी करके आए हैं। वे लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं और अब सोचते हैं कि हम पहले से यूका को ऑफिशियल तौर पर अपनी टीम का मेंबर और उसको लीडर बना देते हैं, लेकिन इस चीज़ को मना करता है बिकॉज इस तरह से वह मरीना की पार्टी को अपने अंडर में नहीं लेना चाहता है, नहीं कब्जा करना चाहता है, और वे इस पूरी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता है इसलिए लीडर बनने के लिए कह रही होता है, लेकिन फिर भी वह मना कर रहा होता है। लेकिन वे लोग ज़्यादा कहने की वजह से भी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है मैं तुम लोगों की सेफ्टी के लिए इस लीडर बनने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम डंजन में सेफ रहो। इधर दिखाया था ये लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, उधर जो थंडर पाइक होती है वह काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है। उन्होंने यूका को रिप्लेस कर एक बंदा ले लिया होता है, लेकिन वे लोग पहुंच गए होते हैं बॉस के एरिया में जहाँ पर फाइट करने के लिए। पहले इन बॉस के ऊपर वह बीकन मैजिक को यूज कर देता था, उस बफ को जैसे वीक हो जाते थे और फाइट कर लेते थे, लेकिन इस बार ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और वह बंदा भी यूका की सारी कमियों को पूरा नहीं कर पा रहा होता। एक बंदा उनकी एक गर्ल पर अटैक कर देता है जिमी पर, जिसकी वजह से उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी बचाने के बाद भी उसके पेट में काफ़ी सारे होल्स हो चुके होते हैं। तुरंत ही वह कहता है कमेला से कि उसके ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करने के, लेकिन वह कहती है कि पहले से ही माना से रन आउट हो चुकी है, माना खत्म हो चुका है, और वैसे उनकी भी यूका होता है तो उसकी माना को रिस्टोर कर देता है। और नेक्स्ट डंजन से थोड़े बाहर तरफ आ जाते हैं जहाँ पर भी लोग कहते हैं अभी के जिमी को बैंडेड करने के लिए, जिससे कि अभी के लिए थोड़ी उसकी जान बचाई जा सके, जिसके बाद जैसे हीलर का माना रिफ्लेक्ट होगा वह तुरंत ही उसको हील कर देंगे। पूछते किसी के पास में हीलिंग पोशन है क्या? हाँ किरा के पास में होता है, लेकिन वह उसको देने से मना कर रहा होता है बिकॉज पहले से ही कह दिया होता है सीमन ने कि जो भी अपने इक्विपमेंट्स है उसको खुद खरीदने होंगे, इसलिए इस तरह से किसी और को नहीं देना चाहता। लेकिन वह कहते हैं सब बातों का भी टाइम नहीं है, अभी हमें अपनी टीम की, अपनी एक टीम मेंबर की जान बचानी है। वह दे देता है लेकिन इस चीज़ के बिल्कुल कुछ नहीं होता है। वह इस बात से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है इस तरह से इतना कुछ होने की वजह से। इधर दिखाया जाता है यूका के साइड में जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं बिकॉज उनका जो मिशन होता है काफ़ी अच्छा गया होता है। वह बताता है हमने जो क्रैक की बॉडी को बेचा था जो कि पूरी तरह से सही कंडीशन में थी, इसलिए काफ़ी अच्छा पैसा मिल चुका है। वैसे पूछता है कि तुम लोग क्या करते हो इस पैसों के बाद में, मतलब किस तरह से स्प्लिट करते हो। मरीना बताती है सारे पैसों को सिल्क को दे देती है, जिसके बाद वही रखती है। इस बात को सुनने के बाद शौक दे जाता है कि टीम के अंदर एक बंदा इकलौता है जो कि सारे पैसों को संभाल रहा है, ये पहली बार देख रहा होता है। मरीना कहती है हाँ बिल्कुल हम लोग मिलकर एक घर खरीदना चाहते हैं साथ में मिलकर हमारी टीम के लिए, जिससे कि हम इस तरह से
किराए के घर में ना रहे और ये सब उसी के लिए पैसे बचाए जा रहे हैं। वह कहता है ठीक है, तो फिर इस तरह से सिल्क की सभी को मैनेजमेंट करती रहेगी और उसको ही अपने साथ में रखे। तो सिल्क कहती है कि सच में तुम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो, बिकॉज तुम्हारी पार्टी या फिर बड़ी पार्टी हमेशा ऐसा करती है कि अपने पैसे खुद रखती हैं। वह कहता है हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि तुम जिस तरह का नियम कर रहे हो उस तरह के नियम कंटिन्यू करने में भी। नेक्स्ट बोले इस तरह से एंजॉय कर ही रहे होते हैं, इधर की साइड दिखाया था थंडर पाइक, जिनकी हालत इतनी बुरी तरह से पहली बार बिगड़ी होती है एक मिशन के दौरान। मैं कहता सच में ये सब कितनी बुरी हालत हुई है हमारी पहली बार केवल इस क्रैक की वजह से हुई है। ये बंदा इसमें यूजलेस और कुछ नहीं, साल उस पर ही ब्लेम डाल रही होती है बिकॉज उनकी वजह से ये सब इतना बुरा हो चुका है हमारे साथ में, बिकॉज ये यूजलेस है। लेकिन भी इस सारी ब्लेम को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता अकेले और कहता तुम सभी लोगों को पता भी नहीं है क्या इस तरह से बॉर्डर के एरिया में तुम चले गए जहाँ पर कि हमें एक डिफेंसिव की जरूरत होगी हमेशा ही अटैक से पहले डिफेंस करने के लिए। इस बारे में तुम्हें पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, तुम्हारी टीम तो पहले तैयार ही नहीं थी सब फाइट करने के लिए। वह कहती थी तुम्हें पहले पता था इन सभी चीज़ों के बाद तो हमें पहले बताया क्यों नहीं। लेकिन अभी वे कह रहा होता है क्रैक बस सच में यूजलेस है, उसकी बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से इस तरह से पूरी तरह से पिट कर आए। लेकिन क्रैक कहता है सच में तुम लोग यूजलेस और बेकार टीम हो, इससे अभी के अभी मैं इस टीम को क्विट कर रहा हूँ। वो उसको इस तरह से भड़कता है, वहाँ से चला जाता है उस टीम को छोड़ने के बाद। लेकिन ये सारी बात युका भी देख रहा होता है लेकिन सीखता है कि थंडर पाइक सच में वे लोग अभी भी अपनी मिस्टेक से कभी भी नहीं सीखे हैं और ना ही सीख रहे हैं। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसकी टीम से अब मतलब नहीं है। नेक्स्ट पे पूछता है कि हमें अब नेक्स्ट कल के दिन क्या करना चाहिए, तो मरीना बताती है हम लोग एक दिन का रेस्ट लेते हैं। सिल्व कहती है हाँ बिल्कुल, एक मिशन के बाद एक दिन का रेस्ट ठीक रहता है। तो वह कहता है ठीक है तुम लोग रेस्ट लो और वैसे मुझे भी थोड़ा काम है, वो जो अनडाइट्स के एसेस हैं उनको होली वाटर में बदलना है, जो भी सारे इक्विपमेंट यूज किए हैं उन सभी को रिप्लेस भी करना है, अपने स्टोर को फिर से रिस्टोर भी करना है, इसलिए कल तो मैं थोड़ा टाइम के बहुत बिजी रहने वाला हूँ। और तो फिर ठीक है, तो फिर हम कल अपने सारे काम को खत्म करने के बाद यहीं पर सेम टाइम पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पर देखती है लाइव टीम, जो कि उनकी लाइव टीम थी कुछ घंटों पहले वाली वह नंबर 1 पर चल रही होती है, यानी काफी अच्छी ट्रेंड कर रही होती है। बेसिक का स्वागत जाता है बिकॉज कपल ऑफ आवर्स पहले ही उसने इस लाइव स्ट्रीम को अपलोड किया था। इतनी जल्दी उस पर 5,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुके होते हैं जो कि अभी भी बढ़ रहे होते हैं। और ये लाइव स्ट्रीम सभी लोगों को काफ़ी पसंद भी कर रही होती है बिकॉज उसने किसी भी चीज़ को हाथ लगाए बिना ही उसने उस क्रैप को हरा दिया होता है। लोग कहते हैं इस क्लेवर टीम के ऊपर नजर रखी जाए, खासतौर से युका के ऊपर, बिकॉज ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल टीम भी आगे चल के बन सकती है। ये देखकर थंडर टीम होती है वह काफ़ी ज़्यादा ही जेलस होती है बिकॉज उनके बिना भी युका है वह काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन इस चीज़ से भी इस चीज़ को बिल्कुल खुश नहीं होती है और कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। उसके उन लोगों के भी काफ़ी सारे हेटर्स हैं, लेकिन इधर दिखा दे एक बंदा युका की इस तरह की इतनी अच्छी लाइफ को, कंफर्टेबल लाइफ को देखकर बिल्कुल ही जेलस होता है और नहीं चाहता है कि इतनी कंफर्टेबल लाइफ को जिए। इधर दिखाया जाता है युका वापस आया होता है गुल्ड के अंदर जहाँ पर एक मिशन को ढूंढ रहा होता है जो कि उनकी टीम के अकॉर्डिंग ही फिक्स बैठ सके। रिसेप्शनिस्ट के आने पर उससे पूछता है भी कैसा क्वेस्ट चाहता है जो कि थोड़ा सा ठीक रहे, कंफर्टेबल हो, हमारी लोअर टीम के हिसाब से एक लोअर क्वेस्ट हो, काफ़ी ठीक ठाक ही उस पर एमओडी मिल रहा हो। वह कहने लगती है जैसा कि तुम चाहती हो परफेक्ट क्वेस्ट अभी भी किसी टीम को नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए एक क्वेस्ट है जिसको साथ तुम्हें एक बार देखना चाहिए, जो कि मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करने का होता है जंगल के अंदर एक माइन से। तो इस बात पर युका कहता है लेकिन इस तरह के मैजिक स्टोन इकट्ठा करने का जो क्वेस्ट होता है वह तो करीब डी रैंक है, उससे भी लोअर होता है, आखिर ये सी रैंक क्यों है। इस बार बताती है बिकॉज जो माइन है उसके अंदर काफ़ी सारे बीस्ट भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा खतरनाक है और इसीलिए इसको सी रैंक पर कर दिया गया है, इसलिए तुम चाहो तो इसको देख सकते हो। लेकिन तब उनके गोल्ड भी आ जाती है जो जैसी सुनती है एक बार क्वेस्ट का नाम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वह कहता है अरे तो मेरी बात तो सुनो जरा, मुझे एक्सप्लेन करने दो इस क्वेस्ट के बारे में। वह कहते कोई फर्क नहीं पड़ता यदि तुम्हें लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं, वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, जंगल के अंदर मैजिक स्टोन्स माइन करना है ना। लेकिन यदि माइनिंग का ये तो आखिर ये सी रैंक क्यों, ये तो डी रैंक से भी नीचे होता है ना, डी रैंक होता है। इस बात पर कहने लगता है हाँ भाई तो मैं कह रहा हूँ ये सी रैंक क्यों है, बिकॉज यहाँ पर कुछ बीस्ट का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को सुनने के बाद वे लोग थोड़ी रिकन्सिडर करने के बारे में सोचते इस क्वेस्ट के बारे में। आखिरकार वे लोग फैसला करते हैं कि हम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाले हैं। हाँ थोड़ा कैसा भी हो क्वेस्ट, लेकिन फिर भी यदि हमारे साथ में युका है तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, वह सब कुछ हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के साथ में ही। द नेक्स्ट वह कहता है ठीक है तो फिर 1 घंटे तक, 1 घंटे के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लो और सिटी के बाहर मिला, हम लोग साथ में फॉरेस्ट के लिए निकल जाएंगे। नेक्स्ट तब उसके बाद रिसेप्शनिस्ट आती है उस क्वेस्ट को लेकर और उसके बाद वह कहती है वैसे तुम्हारी जो कल की लाइव टीम थी उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं तुम्हें और भी देखना चाहते हैं, करीब 10,000 से ज़्यादा तुम्हारे फॉलोअर्स बन चुके हैं, फैंस बन चुके हैं, इसलिए तुम्हारी दोबारा से एक लाइव टीम को देखना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़ा आसानी होगा, कर सकते हो ना। मैं कहता हाँ ये ठीक ही है, वैसे कोई हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन इस वजह से उसकी जो साथ में गर्ल्स हैं वह भी इस तरह से सामने लाइमलाइट में आ सकती हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यदि कोई बीस्ट मिल जाता है उसे तो उसकी लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड करके करना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं कहता ठीक है। नेक्स्ट इधर दिखाते एक बंदा जो कि अभी भी जेलस हो रहा होता है, दूर से सब देख रहा होता है और अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट जब जा रहा होता है तो उसका पीछा तभी भी कर रहा होता है, लेकिन युका एक बी रैंक होता है, इसलिए तुम तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वे एक पतली सी एक गली में चला जाता है जहाँ पर कि वह देखे वह अंदर से पीछे छोटा या नहीं, लेकिन वह अंदर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। भड़कती हुई कहता है अभी के अभी वह क्लेवर टीम को छोड़ दे, लेकिन वह कहता नहीं वह उस टीम को भी नहीं छोड़ सकता, वैसे भी क्लेवर का तो लीडर है। वह कहने लगता है क्या सच में वह केवल एक ही दिन काम किया उन लोगों के साथ में, उन लोगों ने उसे लीडर भी बना दिया। उसने मिलियंस ऑफ टाइम उससे पूछा है उसे ज्वाइन करने के, लेकिन वो उसे ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। मैं समझ जाता है कि सिचुएशन का ये बंदा उन
गर्ल्स के साथ में हारम पार्टी में शामिल होना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है इस लाइफ को, लेकिन उसकी लाइफ को अभी यूका एंजॉय कर रहा है, इसीलिए उसको ये बुरा लग रहा है। वह कहता है लेकिन भैया तो इसको नहीं कर सकता है, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वह बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला होता है, अपनी स्वार को निकाल लेता है और कहता है ठीक है तो फिर मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाते हो। लेकिन नेक्स्ट तुरंत ही अपनी बफ स्पेल को यूज करता है और उसके पैर के नीचे एक ट्रैप क्रिएट करता है। जैसे वहाँ से जाने लगता है तो बंदा उस पर तुरंत अटैक करने लगता है और वहीं पर स्लिप होकर गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो चुका होता है। नेक्स्ट वापस कैरेज में आने के बाद वह सारी सिचुएशन होती है गर्ल्स को बताता है। वह गर्ल्स में से मरीना कहती है हाँ मैं जानती हूँ उस बंदे को, उस बंदे का नाम बीजीओ है और वह बंदा हमारे पास काफ़ी टाइम आ चुका है टीम में शामिल होने के लिए, हमने मना कर दी, तुम ठीक तो हो ना। वह कहती है वैसे तुम्हें हमारे साथ आने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वह कहता है चिंता की बात नहीं, उसने बस उसको अनकॉन्शियस कर दिया तो स्ट्रीट पर ही से आगे हम विलेज में जाने के बाद इसके बारे में रिपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट बार इस तरह जा ही रहे होते हैं तो फिर से एक बार उस मिशन के बारे में बताने लगता है। हमें 3 मैजिक स्टोन्स को क्लेम करना है, जिसके बाद जो भी मैजिकल बीस्ट का यदि हमारा सामना होता है तो हम उसके साथ में उसको लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर तुम कितने टाइम से हो तो बताने लगती है लगभग 2 महीने से हैं, हमें अब तक कोई मैजिक बीस्ट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला है और इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। मैं कहने लगता है ठीक है काफ़ी अच्छा है, लगता है काफ़ी फॉरेस्ट के अंदर ही मैजिक बीस्ट पाए जाते हैं, यदि हमें किसी मैजिक बीस्ट से सामना होता है तो हम तुरंत ही उसकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे, जिससे हम भी काफ़ी फेमस हो आएंगे और हमें बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से बैकअप भी मंगा पाएंगे। वे कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में अंदर जब पैदल जा रहे होते हैं तो फिर लाइव स्ट्रीम के लिए स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर चुका होता है। वह कहता है मैं तुम सबसे पीछे रहूंगा, जिससे बीस्ट अगर पीछे से ज़्यादा अटैक करते हैं तो पीछे से मैं तुम्हें हैंडल कर सकूँ और तुम सबको देख सकूँ। इस बात पर कहते हैं काफ़ी खतरा होगा, लेकिन जितना नाकनी भी कहता है भी उसके जो स्टैट्स हैं काफ़ी यदि हाई हैं, यदि थोड़े बहुत अटैक्स भी उसके ऊपर हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आसानी से उसको जेल लेगा ढेर होने से पहले। लेकिन सभी लोग इस तरह से आगे तरफ बढ़ती जा रहे होती हैं और पहुंच जाती हैं एक झरने के पास में, जहाँ पर कहते हैं लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और जब सामने तक थोड़ा और बढ़ती हैं तो पता चलता है उनके सामने एक मैजिक बीस्ट खड़ा होता है, जिस देखकर तो वह भी शॉक्ड जाता है। अभी जो उसका कॉन्फिडेंस इतना था फाइट करने के बाद लाइव स्ट्रीम करने के बाद सब ढेर हो जाता है। वे उसके सामने जो बीस्ट होता है वह एक हाई लेवल मैजिकल बीस्ट होता है, लेकिन ये हाई लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वह ज़्यादातर हाई लेवल डंजन्स के अंदर काफ़ी अंदर मिलता है जर्नेक में। लेकिन ये अभी उनके सामने होता है, उसे पता होता है ये गर्ल्स उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए गर्ल से कहता है कहीं वापस जाने के लिए और जिससे कुछ रेनफोर्समेंट को लेकर आ सके, तब तक वो उसके साथ फाइट करने की ट्राई करेगा और भी यहीं पर जीवित भी रहेगा। लेकिन इस बात पर बाकी गर्ल्स जानती हैं कि वह उसके सामने अकेला फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहीं पर वो रुकती हैं और कहती हैं हम लोग साथ में फाइट करेंगे, मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो भी तो हम सर्वाइव कर ही जाएंगे। लेकिन अब उन गर्ल्स के साथ में कोई बहस नहीं कर सकता, इसलिए फाइट के लिए तैयार हो जाता है। कहता है ठीक है। उन सभी के ऊपर एक साथ में काफ़ी सारे बफ्स को यूज करता है और लीड लेती है अटैक्स में मरीना। जैसे अटैक करके जाती है अपने सारे बफ के साथ में, लेकिन अटैक के साथ दूर जाकर गिरी होती है, लेकिन तो उसके ऊपर एक स्पेल को कास्ट करती है उसको बीकन करने के लिए, जिसका कोई भी काम नहीं बन रहा होता है। मैं कहता है ठीक है मेरे पास भी एक ही रास्ता बता है जिससे मैं ऑल ऑफ दे सकता हूँ, या फिर ये नथिंग के लिए हो सकता है या फिर कामयाबी के लिए हो सकता है। वह मरीना से कहता है थोड़ा टाइम मुझे देने के लिए, एक स्पेल कास्ट करने के लिए। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, मरीना फाइट करने लगती है स्वाड से, थोड़ा टाइम दे सके जिससे कि पूरी स्पेल को कर सके यूका। इसके साथ ही मैजिक से सिल्क भी उसकी हेल्प कर रही होती है और सारे लोग होते हैं वे हेल्प कर रहे होते हैं। आखिरकार पूरी 5 लेवल की स्पेल होती है कंप्लीट हो चुकी होती है। वह कहता है सभी से हटने के लिए और वह अटैक कर देता है उस 5 लेवल स्पेल से। स्पेल जैसी जाकर हिट होती है उसके ऊपर, जिससे कोई फर्क नहीं लग रहा होता है कि उस बीच पर पड़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मुंह से ब्लीडिंग होने लगी होती है, मतलब उसको फर्क तो पड़ा है काफ़ी हद तक। तुरंत ही रेन भी ऊपर से थंडर मैजिक से अटैक करती है, उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है, जिसके बाद में कहता है मरीना से स्पीड से जाकर उसके सर को चॉप कर दिए। वह सेम अटैक करने के लिए जाने लगती है अपनी मैजिक स्वाड से, लेकिन उसके क्रिटिकल डैमेज को बढ़ा देता है, जिससे वजह से अटैक करती है उसके सर को अलग कर देती है और एक सिंगल अटैक के साथ में उन लोगों ने इस फाइट को भी अब जीत लिया होता है। यूका सच में काफ़ी खुश होता है बिकॉज उसने अभी अपने सारे मानव को भी खत्म कर दिया होता है, लेकिन अभी अब लोग जीवित हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब ठीक ही है। नहीं दिखाया था लाइव टीम जब समय चल रही होती, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है सब देखकर। वे कहते हैं ये सब कितना एक्साइटेड था बिकॉज जो मैजिक उसने यूज़ किया था उसको अब तक किसी ने भी नहीं देखा था ऐसी स्पेल को। लेकिन यहाँ पर एक बंदा ही होता है कि बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है यूका से। नहीं दिखाया था जंगल के अंदर जहाँ पर यूका होता है वो काफ़ी चैन की सांस ले रहा होता है बिकॉज ये फाइट बेशक काफ़ी ज़्यादा टिमिड थी, काफ़ी हार्ड, लेकिन फिर भी इसको जीत चुकी है। उसे पता होता है कि ये सब केवल लक की वजह से ही जीता है, लेकिन वे अब क्या कर सकता है, नेक्स्ट आगे तरफ ही बढ़ना काफ़ी ठीक है। और कहता है तुम लोगों को घर जाने के बाद वह काफ़ी स्क्रॉल करने वाली बात नहीं सुनने के लिए, लेकिन उस पर स्क्रॉल करने लगती हैं और कहती हैं तुम काफ़ी रेकलेस हो रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे और खुद को सेक्रीफाइस करने की सोच रहे थे क्या। तो वह कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद को सेक्रीफाइस करने में कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी हम लोग चलो अब घर जाकर इसके बारे में आराम से बात करेंगे, लेकिन बात जरूर करेंगे, ठीक है। स्क्रॉलिंग छोड़ देता है। नेक्स्ट वह कहता है आगे तरफ बढ़ने के लिए बिकॉज सभी लोग काफ़ी स्वीट में नहाई हुई होती हैं और यहाँ तक कि ब्लड में मरीना नहाई होती है। इसी भी लोग बाद लेने चले जाते हैं, लेकिन यूका होता है एक टेंट को लगाने लगता है, फिर सोचने लगता है 6 महीने पहले वाला सेम सीन उसे याद आ रहा होता है। 6 महीने पहले उनको ट्रेनिंग कराने के लेकर जाया करता था जंगल में, जहाँ पर कि वे गर्ल्स थी न्यू बीज थी,
लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कर रही थी, जो कि काफ़ी क्लमसी टाइप में गर्ल्स थी। लेकिन फिर उसे लगता था कि ये लोग काफ़ी अच्छा आगे चल के परफॉर्मेंस करने वाली हैं और आज सेम इस तरह से आगे बढ़ती भी जा रही हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बढ़ती जा रही हैं। उससे उम्मीद है आगे चल के ये काफ़ी अच्छी एडवेंचर बन पाएंगी। वे लोग पूरी तरह से कैंप को सेट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ अलार्म भी लगा देते हैं जिससे कि यदि कोई मॉन्स्टर अटैक हो तो नहीं पता चल सके। और वह खुद पर भी काफ़ी अधिक प्राइड महसूस कर रहा होता है कि जिस एडवेंचर को उसने ट्रेन किया था वो आगे चले काफ़ी अच्छी और पावरफुल एडवेंचर बनने वाले हैं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस पार्टी में खुद भी ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, गुल्ड मास्टर ने उन सभी लोगों को बुलाया होता है। बरीना कहती कि क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर कुछ तो होने वाला है ना, बिकॉज हमें गुल्ड मास्टर ने खुद बुलाया है। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद जो बी रैंक मॉन्स्टर वहाँ पर आया था हमारा सामना करने के लिए और डी रैंक क्वेस्ट के अंदर, इसीलिए इसको वो इन्वेस्टिगेशन तो होने वाली है, इसी वजह से हमको यहाँ बुलाया होगा। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर गोइल मास्टर आते हैं जिस वजह से तीनों गर्ल्स एकदम खड़ी हो जाती हैं उसके प्रेशर की वजह से। लेकिन जो युका होता है वो नॉर्मल होता है। वह तभी गुस्से में उस तरफ देखता है और कहता है युका तो मुझे इसके बारे में रिपोर्ट दो। वह कहने लगता है उसने पहले ही सब कुछ बता दिया है, हम लोग कैस्ट पर गए थे और क्या क्या हुआ सब कुछ तो मैंने पहले बता दिया ना, अगर वहाँ पर इस तरह का सामना हुआ तो हम क्या कर सकती हैं। वह कहने लगता हाँ मैंने तुम्हारी जो भी रिपोर्ट थी मैंने पहले रिपोर्ट देख लिया है और जो कि सेटिस्फाइड भी है, लेकिन फिर मैं तुमसे दोबारा सुनना चाहता हूँ। तो युका कहता है इस तरह से तुम टफ गाय बनने की एक्टिंग बंद करो, इस वजह से जो गर्ल्स हैं वह थोड़ी डर रही हैं। लेकिन इस बात पर सिल्क कहती है इस तरह से तुम बात मत करो, बिकॉज वे गोल्ड मास्टर है, ये इस तरह से बात करना ठीक नहीं है ना। वह कहने लगता है कोई बात नहीं, वैसे वह युका की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, इसलिए उन लोगों के बीच में फॉर्मालिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगता है वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इस सब के पीछे क्या है और कैसे हो सकता है ये सब, इस बारे में बताने स्टार्ट करता है। मेरे ख्याल से ये सब जरूरी डंजन ओवरफ्लो की वजह से हुआ होगा, हो सकता है उसकी जैसे ही जो मॉन्स्टर्स वहाँ की अपग्रेड हो चुकी हूँ और हाई लेवल बीस्ट में बदल चुकी हूँ, फिर बाहर निकल के आ चुकी हूँ। वह कहने लगता है ठीक है हाँ तुम्हारी बात सही लग रही है, इसीलिए एक इमरजेंसी क्वेस्ट को तुरंत ही जारी कराता है और कहता है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये सब जरूरी है बहुत। फिर वह कहने लगता है लेकिन आखिर ये ओवरफ्लो कितने ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मरीना कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम एक्सप्लेन करोगे। तो बताना स्टार्ट करता है ओवरफ्लो के बारे में। ये ओवरफ्लो एक ऐसा फिनोमेना होता है जो डंजन्स के अंदर होता है, जहाँ पर कि अंदर डंजन के बीस्ट होते हैं वह भी कभी कभी बाहर आ जाते हैं उस ओवरफ्लो की वजह से, और इस फिनोमेना की वजह से काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं जो अपग्रेड भी हो जाते हैं और डंजन से आने के बाद इस तरह से बाहर भी देखने को मिलते हैं। इस बात पर बैंडबुल होता है, वह भी कहता है हाँ बिल्कुल ये तभी काफ़ी खतरनाक था और इसीलिए मैं इस सब के बारे में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कराने वाला हूँ। लेकिन उन सभी गर्ल्स से सिंसियरली वह माफी मांगता है इस तरह से उन सभी गर्ल्स को इतने ज्यादा खतरे में डालने के लिए। लेकिन उस लाइव स्ट्रीम से उसको ये भी पता चल चुका होता है कि युका वह तो कैपेबल है ही, लेकिन जो गर्ल्स थी उस जैन रॉक से फाइट की थी वह भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उन सभी की पार्टी को सी रैंक में प्रमोट कर देता है और सबसे ज्यादा युका ने काम किया होता है, इसलिए उसको भी ए रैंक पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे वह भी काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है वह तो एक बी रैंक एडवेंचर है ना। लेकिन वह कहता है ना करने के लिए तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं और जिस तरह की तुमने वह मिसाइलिंग स्पेल को यूज किया था वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छी थी, इसलिए सब लोग देख चुके हैं आखिर तुम कितना ज्यादा कैपेबल हो और तुमको ए रैंक पर अभी कभी प्रमोट भी किया जाता है। मेरी बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन अभी प्रमोशन मिला है तो काफ़ी अच्छी की बात होती है, खुशी की भी। इसलिए सभी लोग एक दूसरे को पार्टी देते हैं और कहते हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को ही प्रमोशन हुआ होता है, सब लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं। जिसके बाद वे एक थैली भर के कुछ पैसे निकालता है और कहता है ये लो ये हमारा रिवार्ड आज के क्वेस्ट के लिए। वह कहने लगती है कि सच में इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर वे सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। वह कहने लगता है जो हमने डी रैंक का भी क्वेस्ट किया था ना, एक डी रैंक बेशक माना जाता है लेकिन असलियत में वह एक बी रैंक क्वेस्ट के बराबर था, इसलिए हमें जो रिवार्ड मिला है वो एक बी रैंक क्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिला है, इसलिए सब रिवार्ड एकदम जेन्युइन है। वह सभी कॉइन को निकालने के बाद गिनना स्टार्ट करती है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर उसके अंदर एक पेपर मिलता है, इस पर नाम लिखा होता है युका। वह तुरंत उसको खोल कर देखता है जिसमें एक प्लेटिनम कॉइन होता है और जहाँ पर कि बैंडबुल ने माफ़ी मांगी होती है पर्सनली दोबारा से ये सब इतने मुसीबत में उसे डालने के लिए, लेकिन वो उस प्लेटिनम कॉइन को भी उसी पैसों के बीच में रख देता है। जिसके बाद जब काउंट करने को नहीं तो पता चल जाता है हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि हम अभी न्यू घर को बाय कर सकते हैं। इस बात पर मरीना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उठती है कि सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सिल्क वह थोड़ी डिसअपॉइंट होती है बिकॉज ये सब जो हुआ है, इतने पैसे जो आए हैं वह केवल युका की वजह से आए हैं, या नहीं तो हम लोग ये शायद नहीं कर पाते। लेकिन वह कहता है तुम लोगों ने मुझे लीडर बना दिया तो इसलिए नेचुरली उसकी ड्यूटी बनती है कि एक लीडर के तौर पर इस टीम का पूरा ख्याल रखे, सारी जरूरतों को पूरा करे। हाँ बेशक उसने सारे पैसों को कमाने में ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बेशक हम कैसा भी काम करें लेकिन पैसे तो सब में बराबरी बटने वाले हैं। टीम लीडर के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और कुछ नहीं। रेन पूछती है आखिर हमारा जो क्वेस्ट था, हम चाहते थे हमारे टास्क पूरा करना चाहते थे कि हम एक घर को खरीदें, हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तुम्हारा कोई सपना है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो। वह कहता कि मतलब क्या है, तो वह कहती हमारे घर खरीदने का हमारा सपना था वो पूरा हो चुका है, भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारा स्पेशल कोई तुम ऐसा काम करना चाहते हो तो हम हेल्प करेंगे। वह कहने लगता हाँ वह एक बार एक्रोमैनिक डार्कनेस डंजन में जाना चाहता है, जिसके लास्ट डीपेस्ट फ्लोर पर जाना चाहता है। लेकिन इस बात सुनकर सब लोग की जो ड्रिंक्स होती है वो स्प्लिट हो जाती है एकदम, ये तो काफी खतरनाक टास्क होता है, क्या सच में कर पाएंगे। और सुना है वह एबिस गेट है जो कि दूसरी वर्ल्ड की भी एंटिटी को ही खोलता है। इस बात पर कहता हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं भी उसके डंजन के अंदर जाना चाहता हूँ और उस एबिस गेट को खोल कर देखना चाहता हूँ आखिर क्या है अंदर। तो कहती है कि वह सच में उस एबिस
इसके अंदर भी जाना पसंद करेगा? तो वो कहता है नहीं, मैं बस उसके अंदर देखना चाहता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने काफ़ी सारी स्टोरी उसको सुनाई है, काफ़ी सारे एडवेंचर जो कि अंदर गए हैं, और इसलिए वो खुद भी एक बार एक साथ करना चाहता है। मरीना कहती है ठीक है, तो फिर हम सभी लोगों को स्ट्रांग बनना होगा, जिसके बाद हम लोग भी आगे चल के युका का सपना पूरा करा सकें। भाई कहने लगता है हाँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए हमें गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी होगी, यहाँ तक कि हमारी जो पार्टी है कम से कम ए रैंक होनी जरूरी है। भाई कहने लगता है हाँ ठीक है, वैसे हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं। इसे सब लोग चेयरअप करते हैं और इसी शाम को एंजॉय करते हैं, ये शाम युका के सपने के नाम। और अभी नेक्स्ट क्लोवर टीम होती है, भाई इस तरह से अपने वर्क को पूरा कर रही होती है और वह काफ़ी यदि फेमस भी होता जा रही होती है, जिस तरह लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अभी लाइव स्ट्रीम कर रही होती हैं और वे एक हैंड का सामना कर रहे होते हैं एक डंजन के अंदर, जिसके साथ में लाइटिंग से रेन अटैक करती है और नीचे से युका अपनी आत्महत्या से अटैक करने को ढेर कर देता है और वे लोग सभी लोगों को थैंक्स कहते हैं और वे काफ़ी पॉपुलर हो रहे होते हैं। इधर दिखाता है थंडर पाइक, भाई टीम सच में हर बार एक मिशन करने के बाद फेल होती जा रही होती है। वे सब लोग दोस्त लगा रहे होते हैं कि ये सब और कुछ नहीं, बल्कि जो हम न्यू लोगों को हायर कर रहे हैं वे सब यूजलेस है, उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन हम लोग इस बार हर बार फेल होते जा रहे हैं, हर कोई हमारी टीम में आने के बाद एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक रहा है। तो क्या सच में हमारी टीम के अंदर भी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है? मतलब इस वजह से हम लोग थोड़े बहुत फेल हो रहे हैं। लेकिन अभी वैसे जिमी कहाँ पर है, इस बात पर कामेला हीलर बताती है कि अभी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसने कहा कि उसको वह जॉइन नहीं करने वाली इस ड्रिंक के लिए। इस बात पर काफ़ी गुस्सा होने लगता है और कहता है सच में जिमी, जिस दिन से उस डंजन के अंदर उसे बाइट किया गया है, हमारी टीम को काफ़ी ज़्यादा पीछे तरफ खींचती जा रही है, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इधर दिखाया था जिमी जो कि बैठी होती है रूम के अंदर, जहाँ पर कि बार बार केवल युका की लाइव स्ट्रीम्स को ही देखती जा रही होती है। लेकिन कामेला कहती है, वह दिखाया था युका जिसको इतना पे ऑफ मिल रहा था, हाँ शायद वह इससे ज़्यादा कर रहा था, इस वजह से हमारी टीम को छोड़कर चला गया। वह कहने लगता ओ मतलब ये हम पे ऑफ ज़्यादा नहीं दे रहे थे, इस वजह से युका छोड़कर चला गया था। लेकिन यदि हम उसका पे ऑफ को बढ़ा दें और जिमी जो कि काम नहीं कर रही है वीक के लिए ज़्यादा, उसके पे ऑफ को हम काट दें तो फिर सही रहेगा ना, वह जरूर आएगा। नेट दिखाया जाता है युका की टीम जो कि वापस जा रही होती है मिशन पूरा करने के लिए एडवेंचर गोल्ड के लिए, लेकिन रास्ते में उसको मिल जाता है सीमन। लेकिन सीमोन को देखने के बाद युका होता है वह काफी गुस्से में आने लगता है और कहता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, और वह गर्ल से कहता है अभी तुम अंदर की तरफ जाओ, मैं इससे थोड़ा बात करने के बाद वापस आता हूँ। नेक्स्ट में पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कहने लगता है ऑफ कोर्स यहाँ पर आया है, एक ऑनर दे रहा है उसके लिए, जिससे कि वह हमारी पार्टी के अंदर वापस आकर शामिल हो सकता है। लेकिन इस बात पर कहता है मैं मुंह जाकर ये बात निकल भी कह सकती है, लेकिन वह तो उसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है कि तुम भी तो एबिस गेट के पास जाना चाहती थी ना, तो देखने के लिए उसे एक्सप्लोर करने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा मौका होगा। इसके लिए तुम्हें एक ए रैंक पार्टी की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमारी ए रैंक पार्टी इसीलिए तुम्हारे लिए ये ठीक है। और वैसे हमारी जो पार्टी है वो कुछ क्वेस्ट को पूरा करने में स्ट्रगल कर रही है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि हमारे साथ में आकर उन क्वेस्ट को पूरा करने में हेल्प कराओ। वह जानता है कि वह सीमान का एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट उसने उसे दी थी उसके बाद ही सब खत्म हो चुका है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम क्या कर रही है, बाहर में जाए, या वहाँ से वह चला जाता है। सीमन काफ़ी गुस्से में हो रहा होता है, इस तरह से उसके ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पर बीजियो आता है और उसके दिमाग में कुछ एक ईविल प्लान आ रहा होता है। इधर अंदर आने के बाद गर्ल्स पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तो बताने लगता है वो उसकी फॉर्मल टीम का लीडर था। यही बात होती है, इतनी कहने की कि तुरंत ही जंप कर देती है मरीना उसके ऊपर और कहती है कि आखिर क्या है इस टीम को छोड़कर दोबारा से थंडर पाइक टीम के अंदर जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहने लगता है अरे नहीं मैंने उसके ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, इसलिए सब छोड़ो, ये सब पास्ट की बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारी क्वेस्ट को भी सबमिट करना है। नेक्स्ट वे लोग जाते हैं इस क्वेस्ट सबमिट करने के बाद अपनी पार्टी करने के लिए, और पार्टी करने के बाद इधर नेक्स्ट डे वे लोग साथ में आकर मिले होते हैं, जहाँ पर बताने लगता है हमारे पास एक न्यू क्वेस्ट है। मरीना तुरंत ही कहते ठीक है हम लोग करने के लिए तैयार। मैं कहता अरे थोड़ा बैठ जाओ, मेरी बात तो पूरी होने दो, अगर क्वेस्ट का ही तो सुन लो। बताने लगता है ये क्वेस्ट हमें दिया अर्थिस्ट ने। इस बात पर रेन किया जाती है अर्थिस्ट तो ये काफ़ी बड़ी एक जानी मानी कंपनी है ना, जो कि इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। सच में काफ़ी यदि हमारे लिए अच्छी बात है कि उनसे हमें क्वेस्ट मिला है। लेकिन अब किस तरह का ये क्वेस्ट होने वाला है, तो बताने लगता है उन्होंने एक न्यू इक्विपमेंट्स यानी गियर्स का सेट रिलीज किया है, जो कि गर्ल्स के लिए खासतौर से है। इसी पे लोग चाहते हैं हम उनके गियर्स को पहनकर एक डंजन को क्लियर करें, जिससे कि उनके इक्विपमेंट्स हैं फेमस हों और थोड़े से फील्ड में सब लोगों को पता चले लाइव स्ट्रीम द्वारा। इस बात से तो गर्ल काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है कि हम लोग पोस्टर गर्ल्स बनने वाली हैं एक किसी कंपनी के लिए। ये सच में काफ़ी एक्साइटेड होगा, यहाँ तक कि गर्ल्स से अपनी हेयर्स वगैरह अभी से संभालने लगी होती हैं, जिससे कि वह हाँ काफ़ी अच्छी लगने वाली हैं। वे कहते हैं ठीक है तो हम इस क्वेस्ट को अभी लेने वाले हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना होगा। वे कहते हैं ऑफ कोर्स अभी हम कल निकलने वाले डंजन को पूरा करने के लिए से तैयार हो जाना। नेक्स्ट डे जब मिला होता है एक मार्केट में, जहाँ पर कि सभी गर्ल्स अपने न्यू इक्विपमेंट्स को पहनकर आई होती हैं। वह कहता है सच में तुम गर्ल्स इन समय काफ़ी अधिक क्यूट लग रही हो, इन सभी इक्विपमेंट्स तुम पे काफ़ी अच्छी लग रहे हैं, और यहाँ तक कि सारे ही हाथ पैर को चलाने में काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए बिल्कुल ही फिट लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रेन होती है वह थोड़ी सी अपसेट दिख रही होती है। वह कहता है आखिर क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, यहाँ पर बताती डंजन थोड़ा स्मॉल डंजन है, इसमें केवल 4 फ्लोर से होने वाले हैं, जिन पर एक एक करके चढ़कर अंदर जाना होगा। लेकिन 4 फ्लोर्स के बाद एक एंट्रेंस गेट मिलने वाला है, जिससे हम असली डंजन के अंदर पहुंचने वाले हैं। उस डंजन को क्लियर करना होगा हमें। वैसे देखा जाता है तो इन 4 फ्लोर्स के बाद असली एंट्रेंस आएगा, जिसको हमें क्लियर करना है। लेकिन जब फ्लोर्स पर जाते हैं, जहाँ पर वह कहता है जैसे हम एक एक करके यहाँ से चढ़ते जाएंगे तो इसमें काफ़ी देर टाइम हमें लगने वाला है। इस बात हम मरीना कह दे तो क्यों ना हम यहाँ से डायरेक्ट ही ऊपर तरफ जा सकते हैं कैसे भी। वे कहता नहीं, यहाँ पर एक फोर्स फील्ड है, यदि हम इस तरफ के चले जाएंगे तो ये काफ़ी खतरनाक होगा। वैसे तुम लोग बच कर रहना,
इसके अंदर मत गिर जाना। वह भी कहता है ठीक, लेकिन वे देखता रेन फिर से थोड़ी अपसेट लग रही है, पूछता है कि हे क्या हुआ। इस बात पर दोनों गर्ल्स तो जानती हैं आखिर क्या हुआ है, इसलिए वे युका से कहते हैं गौर से उसकी पूरी आउटफिट को देखने के लिए। वो उसकी पूरी आउटफिट को जब गौर से दिखता है तो पता चलता है उसकी जो टेल पर जो बो लगा होता है वह आज ब्लू होता है, वैसे पर रेड रखती है, इसीलिए वे इतने अपसेट होती है। वे कहने लगते हे वैसे तुम्हारी टेल वो है, वैसे इसमें काफी अच्छा लग रहा है, तुम काफी क्यूट लग रही है। थैंकफुल होती है अगर उसने नोटिस किया और काफी खुश भी होती है। नेक्स्ट वे लोग अब आगे तरफ बढ़ने लगे होते हैं, उसके हाथ में ब्लू लाइन टेन होती है, उससे उसे पहले से पता चलता है आगे तरफ एक ट्रैप है। इसी गर्ल से कहता है पीछे हटने के लिए उस ट्रैप को वह स्टॉप करेगा, एक बड़ी सी स्टिक लेकर उस पर टैप करता है जो कि चारों तरफ से स्पाइक निकल आती है। कोई एक छोटी सी भी जगह नहीं होती जिससे कि एक व्यक्ति वहां से सर्वाइव कर पाए। वह कहता था जी मैं काफ़ी खतरनाक था, लेकिन अभी ट्रैप एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए हमें कोई डरने की भी बात नहीं है। नेक्स्ट वे लोगों स्पाइक से बीच से अब निकल कर जाना होता है, पूछता उन गर्ल से क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन जो आर्मर्स होते हैं काफ़ी अच्छी होती हैं फिटिंग में भी, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ रही होती है। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ती हुई जा रहे होते हैं और तभी अचानक से रुक जाता है और कहता है सभी सतर्क होने के लिए। उनके सामने एक एनिमी है, सामने कुछ और नहीं बल्कि कुछ बड़े बड़े ऑर्क्स खड़े होते हैं, जिसके पास सिल्क काफ़ी गुस्से में आ जाती है, बिकॉज जो ऑर्क्स होती हैं और सिल्क उनके बीच में काफ़ी बड़ी दुश्मनी चलती रहती है, इसीलिए वह देख कर उसके खून खोल जाता है। इस बात पर कहता है हाँ मैं जानता हूँ और हमेशा से एल्फ के काफ़ी बड़े दुश्मन रहे हैं, इसी लेकिन फिर भी तुमको काम रहना चाहिए। हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग काम करने वाले, मैं उनके ऊपर मैजिक से अटैक करूंगा, जिसके बाद मरीना और रेन बिल्कुल फायर से अपने अटैक्स करेंगे, जिसके बाद सिल्क तुम पीछे से एक बैकअप के तौर पर काम करोगी। सब लोग के ऊपर बफ मैजिक यूज करता है और तुरंत ही रेन होती है फायर मैजिक से अटैक करती है और वह भी कुछ अर्थ मैजिक से अटैक करता है उन सभी को खत्म करने के लिए। जिसके बाद सिल्क होती है अपने एरो से अटैक करना स्टार्ट कर देती है और जो दो और बच्चे होती हैं अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उनके ऊपर मरीना अटैक करने की जाने लगती है, लेकिन अपनी पैरालाइज स्किल का यूज करके उन्हें पैरालाइज करने लगता है, जैसे कि एक ही अटैक के साथ उसके दो कड़े कर देती है मरीना और जो बचा होता है उसके नेक पर अटैक करती है सिल्क और जाकर मरीना उसको खत्म कर देती है। ओ काफी अच्छी फाइट थी वे। नेक्स्ट उनके अंदर से कुछ और के जो कोर्स तो निकाल लेता है और कहता है सिल्क से क्या वह अभी ठीक है, काम फील कर रही है। वह कहती है हाँ अभी ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारा ब्लड ही ऐसा है। मैं कहता हाँ मैं जानता हूँ तुम लोगों की इतनी खतरनाक दुश्मनी है कि तुम्हारा ब्लड अपने आप ही खोलने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पास मरीना भागती आती है और कहती है देखो मुझे और के बॉडी से ये क्या बियर चीज मिली है। उसको तुरंत वह चेक करने लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन वह एक स्क्रॉल होता है जिस दिन बाद पहचान जाता है और कहता है ओ ये तो एक मेमोरियन स्क्रॉल है, जिससे कि किसी की भी स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है, इसमें काफी यूजफुल है, लेकिन अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसको हम बेच भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई ज्यादा पैसों को नहीं बेचेगा। लेकिन आखिर इस तरह से यहाँ पर मिलना बिल्कुल वेस्ट है, लेकिन फिर भी वो इसको फिक्स करेगा, जिसके बाद उन सभी गर्ल्स में से एक किसी को यूज करने को देगा। लेकिन वो गर्ल्स पूछता है कि इससे क्या होने वाला है, तो बताता है शायद उनमें से कोई गर्ल जो यूज करेगी उसका न्यू एक टैलेंट है वॉकिंग हो सकता है। इस पर सिल्क कहते तो शायद मरीन को इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास नहीं केवल एक ही जॉब है जो कि स्वॉर्डमैनशिप की है, इसीलिए शायद उसके काफी यूजफुल होगा। मरीन कहते लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं शायद किसी तरह की स्किल को ठीक अवॉकिंग कर पाऊंगी, जो थोड़ा अलग लग रहा होता है, उस थोड़ा गलत लग रहा होता है। लेकिन इस बात पर कहता है हाँ ठीक है, बिकॉज शायद तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप की कोई एक यूनिक स्किल मिल जाए। लेकिन नेक्स्ट वे लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक उन्हें चेस्ट भी मिला होता है उन सभी को मारने की वजह से मॉन्स्टर को, जिसके बाद वे लोग उसकी ओपन करने के बाद चले जाते हैं यहाँ पर एक रेस्ट रूम में रेस्ट करते हैं। उस क्वेस्ट उन्हें मिला होता है एक बैग, जिससे इतना फैंसी समझ नहीं लगती है रेन की, उसको तुरंत ही ले लेती है और वे लोग कहते हैं हाँ ठीक है तुम ही रख लो। वे कहते हैं सच में काफ़ी अच्छा है, वैसे एक सपोर्टिंग रोल वाले को ऐसा बैग लेना काफ़ी अच्छा होता है, वो सारी चीज़ों को रख सकता है, और यदि आगे कभी हमें एक और ऐसा बैग मिलता है तो हम उसको सिल्क को दे देंगे, जिससे कि अपने एरोज को उसमें स्टोर कर सकती है, ठीक रहेगा। नेक्स्ट सभी लोग तैयार होते हैं अपनी फाइट के लिए जाने के लिए। अब तो वह कहता है सभी लोगों से अपने वेपन वगैरह चेक करने के लिए, अगर उन्हें कितना लॉस और कितना गेन हुआ है चेक करने के बाद पता चलता है लगभग सब कुछ ठीक ही है। और यहाँ तक कि सिल्क कहती है उसने 5 एरोज को यूज किया था उस फाइट के दौरान और अभी उसके पास में 20 की लमसम है, इसलिए हम सभी ठीक है। नेक्स्ट वे लोग आगे तरफ जाने लगे होते हैं, लेकिन उससे पहले वह कहता है मैं अभी स्क्रॉल को यूज करना चाहता हूँ, लेकिन इतना माना नहीं है मरीना के पास में भी, इसलिए नेक्स्ट निकल जाता है आगे तरफ ही। जब जा रहे होते हैं तो बताता है आगे चल के हम जा रहे हैं वहाँ पे एक इंट्रेंस गेट होना चाहिए, लेकिन वह गेट अभी डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, इसीलिए वे एक ओल्ड सिटी की तरफ जाता है, लेकिन अभी वह गेट खत्म हो गया, इसलिए हम सीधे जाने वाले हैं जहाँ पर कि वैसे तो कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन शैडो के अंदर कुछ शैडो स्टॉकर्स होते हैं जो कि शैडो के अंदर से निकल के आते हैं, उनकी आंखें होती हैं चमक रही होती हैं, बाकी सब ब्लैक होते हैं, इसीलिए वैसे काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होने का कोई अब चांस भी नहीं लग रहा है। लेकिन तभी देखते हैं तो एक थर्ड फ्लोर पर एक वैसा ही एक ब्लैक व्यक्ति खड़ा होता है। मरीना कहती है कि शैडो स्टॉकर की बात कर रही थी वह वही है। इस बात का कहता हाँ मुझे तो लग ही नहीं लगता ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तुरंत इसे रिकॉर्ड करता है जिससे कि उसके काफ़ी अच्छे व्यूज मिल सकें, लेकिन वह क्या चिंता ना करने की बात भी कोई भी थर्ड फ्लोर पर है और यहाँ की जो प्रोटेक्शन सील है उसको वह नहीं तोड़कर ऊपर से नीचे आ पाएगा। वे लोग ये सब कह ही रहे होते हैं, लेकिन वह तुरंत ही जंप कर देता और जो सील होती है उसको तुरंत तोड़कर नीचे आ चुका होता है। अभी देख को शॉक जाता है, सभी लोगों से कहता है
फाइट के लिए तैयार होने के लिए अपनी स्कॉल को भी यूज कर लेता है मल्टी बफ मैजिक यूज करने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बफ दे सके। लेकिन वह जो टॉकर होता है वह तुरंत अटैक कर देता है मरीना के ऊपर, और वहीं पर वह ढेर हो चुकी होती है डेक के साथ में। रेन भी अटैक करने तुरंत तैयार होती है, जिसमें डिफेंसिव के तौर पर काम कर रही होती है सिल्क, लेकिन यूका तुरंत ही शॉक्ड होता है। इस तरह से उसने मल्टी एंशिएंट बैरियर को इस तरह से तोड़ दिया। लेकिन फिर शैडो स्टॉकर होता है अटैक करने तैयार होता है, उससे पहले भी अटैक करने उस तरफ जाने लगता है, उस खुद के ऊपर भी डिफेंसिव मैजिक को यूज करने लगा होता है। लेकिन अचानक से एक अटैक आता है, उसको थोड़ा इंजर्ड कर देता है। फिर समझने लगता है शायद शैडो स्टॉकर की जो मेन पावर्स है मल्टी एंशिएंट बैरियर को तोड़ने की वजह से उससे करेंगी, अपनी पावर्स को मैनिपुलेट करता है और शैडो टाइप में अटैक को कन्वर्ट करके अटैक के लिए जाने लगता है उसके बैक से एक सरप्राइज अटैक करने के लिए। लेकिन तुरंत ही पीछे देखता है और उसके ऊपर एक कर्स्ट से अटैक कर देता है, जो कि एक डार्क शैडो कर्स्ट होता है, जिस वजह से वहीं पर ढेर हो चुका होता है। वह एक और कर्स्ट अटैक करता है, लेकिन रेन अपने होली सील से यूज करके उस अटैक को तुरंत ही ब्लॉक करने लगी होती है। जिसके बाद में सिल्क होती है अपने काफी सारे मैजिकल टैंटिक से अटैक करने लगी होती है, और रेन जाकर तुरंत हील करने लगी होती है यूका के लिए, जिससे उसे हील कर सके। लेकिन वह कहती है तो ब्रीथ भी नहीं ले रहा है, यानी उसकी सांसें रुक चुकी होती हैं। स्पीड से जाकर वह स्टॉकर होता है अटैक कर देता है सिल्क के पीछे से, उसको मरीना अटैक कर रही होती है, लेकिन वो उससे इतनी स्पीड से डॉज कर रहा होता है कि सिल्क के अटैक भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। जिसके बाद रेन कहती है वह वाइल्ड एरिया अटैक यूज करने वाली है, जिससे काफी सारे आइस अटैक कर देती है, लेकिन स्पीड से बच रहा होता है। और जिसके बाद मरीना फिर इसके बाद में रेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद सिल्क बची हुई थी उस पर अटैक करने जा रहा होता है, और काफ़ी सारे एक बार में ही कैनन्स को समन करने लगता है, उन सबके ऊपर पॉइंट करके अटैक कर देता है। सभी गर्ल समझती शायद हम खत्म, लेकिन अचानक से यूका जाग जाता है, जहाँ पर कि अपनी वाइल्ड सील को यूज करता है, और जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्लिप मैजिक को यूज करने लगता है, जो कि स्लिप ट्रैप्स होते हैं, जिससे एकदम स्पीड से मैं चल ही नहीं पा रहा होता है, गिर जाता है, और काफ़ी सारी बफ और मैजिक को यूज करता है जिससे उस पर उसको ट्रैप कर सके। जिसके बाद में सिल्क वह भी उसके ऊपर तुरंत ही अपनी बाइन से अटैक करती है, उसको वहीं ट्रैप कर देती है, और उन बाइन से इतना टाइम तो मिल चुका होता है रेन के लिए, जिससे कि वह अनडाइड स्पेल को यूज कर सके, और जिसके साथ में भी उसको वहीं से एकदम साफ कर देती है। जिसके बाद वो जीत चुके होते हैं। लेकिन नेक्स्ट मरीना देखती है यूका को, ठीक तुरंत ही जाकर उसको हक कर लेती है। वह कहता है इस तरह से मैं दोबारा से पैरालाइज हो जाऊंगा, हाफ डेथ तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वह कहते हैं सच में काफी अच्छा मरीना, तुमने काफी अच्छा किया हमको पहले से बताने के लिए उस स्टॉकर के बारे में। यदि वह हम पर सरप्राइज अटैक कर देता तो हम लोग शायद ऊपर वाले को प्यारे हो चुके होते। और वह रेन से पूछता है कि तुमने किस तरह की स्पेल यूज की, तो बताती है उसने एक अनडाइड स्पेल को यूज की थी उसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से वो उस मल्टी एंशिएंट बैरियर को तोड़कर आया था, देख के लगता है कि शायद वे इस डंजन की ओवरफ्लो की वजह से ये सब हुआ होगा। इस बात से कि हमें अभी पीछे की तरफ जाना चाहिए, सब लोगों को बताना चाहिए क्या? लेकिन वह कहता नहीं, अभी हम यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो चलो पहले टास्क को पूरा कर देते हैं। लेकिन मरीना कहती है तो क्या हमें लाइव स्ट्रीम पर स्टॉकर के बारे में बता देना चाहिए? वह कहता नहीं, अभी हमें क्लाइंट से पूछे बिना इस चीज़ को रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए हमको पहले यहाँ तक आ गए हैं, तो अपने पहले टास्क को पूरा करते हैं, जिसके बाद हम लोग वापस चलेंगे। वे सब लोग खुश होते हैं और आगे तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जिस तरह से आगे जा रहे होते हैं उनके सामने एक एंशिएंट गेट दिखता है, जो कि एक गेट होता है एक अबाउंडेंस सिटी का। पहले लेजेंड्स की कुछ स्टोरीज हैं जिनमें कहा जाता है कि जो अबाउंडेंस सिटी है उसमें पहले लोग भी रहा करते थे, लेकिन उनका जो क्वेस्ट होता है बस उस गेट तक जाने का होता है, उस गेट को खोल कर अंदर जाने का नहीं होता है। इसलिए उस गेट को टच करते हैं, जिसके बाद वो उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वे एडवेंचर गोल जाते हैं, जहाँ पर अपनी मिशन को सबमिट करते हैं। जैसे वापस आने पर सिल्क पूछती है आखिर क्या हुआ, मतलब कैसा कुछ रहा, तो वह क्या लगता है मैंने सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर के बारे में बता दिया, स्टॉकर के बारे में। वे लोग कहते हैं हम इसके बारे में तुम्हारा थोड़ा इंटरव्यू लेने वाले हैं, इसीलिए अभी के लिए तुम्हें भी थोड़ा छुट्टी ले लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी 2 दिन के लिए फ्री रहो, अपने एंजॉय करो। इस बात पर मरीना कहती है तो क्या तो हम सब गर्ल के साथ में डेट पर जाना पसंद करोगे? वैसे हमने सिटी को नहीं देखा और यहाँ तक कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए तुम सिटी को भी घुमा देना। वह भी उन गर्ल्स की डेट प्रपोजल को रिजेक्ट क्या करने वाला होता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ने दिखाया था इधर थंडर पाइक जो गिल्ड होती है पूरी अभी भी अपने टास्क पर लगी होती है, बहुत स्ट्रगल कर रही होती है अपने न्यू मेंबर को जिस तरह से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अभी जब जा रहे होते हैं तो बैरी काफ़ी ज़्यादा ही कंप्लेंट्स कर रहा होता है फूड को लेकर, बिकॉज जब उन लोगों के साथ में यूका होता था तो काफ़ी फ्रेश फूड मिलता था, लेकिन अब ऐसा ही है। इस बात को उनका लीडर कहता है ये सब जैसा ही वैसा खाना करो, खा लो, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैजिक पोशंस वगैरह खरीद लिए हैं। इस पर बैरी कहता है कि मैं इस पर पैसे वेस्ट क्यों करूँ, ये हमारी एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं। हमारे पास में हीलर कमाला है तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? तो कमेला कहती है कि हाँ बेशक मेरे पास लेकिन इनफिट माना नहीं है जिसमें तुम सबको हील कर पाऊंगी, लेकिन इस बात पर कहते हैं सच में ये लोग यूजलेस है और कुछ नहीं। इस बात पर वे जेमी से कहते हैं अपनी स्ट्रीम को चालू करने के लिए, और वह उसको एक यूजलेस भी बुला रहे होते हैं। इस तरह से उनका मिशन ये भी होता है फेल्ड रहा होता है, इस मिशन में बिल्कुल कामयाब नहीं होते हैं। वापस आने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है इस तरह से यदि तुम फेल्ड होते रहे तो तुम्हारी जो रैंक है उसको डिमोट कर दिया जाएगा, और मेरे ख्याल से तुमको कुछ ऐसे टास्क लेने चाहिए जो तुम अभी पूरे कर पाओ, क्योंकि अभी जिस तरह के टास्क तुम ले रहे हो वे पूरे नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें सी रैंक क्वेस्ट को ही ट्राई करना चाहिए। इस बात पर वह कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे
कैसे इस तरह से हमसे बात करने की, तुम्हें पता है ना हम लोग ए रैंक पार्टी है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है इस तरह से तुम सारे टास्क को फेल हो रहे हो, इसीलिए तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और इसीलिए तुमको ए करना चाहिए। भाई क्या लगता है, लेकिन ये सब तुम्हारी गलती है, ऐसा हमें कोई टीममेट नहीं दे रही हो जिससे कि हम सारे काम को लिया सकें और वह हमारी चीज़ों को भी संभाल सके, ये सब इसलिए हो रहा है। लेकिन वो उसकी कोई भी इस तरह के बहाने को नहीं सुनने वाली होती है। नेक्स्ट वे सभी लोग टेबल पर बैठ चुके होते हैं जहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं आखिर उनके मिशन किस तरह से फेल हो रहे हैं, आखिर उनको क्या करना चाहिए। लेकिन तीन लोग अलग बैठे होते हैं और जो जिम्मी होती है वो अपने अलग बैठ गई होती है, बिकॉज उन लोगों की उसके साथ में इतनी ज़्यादा नहीं बन रही होती, वैसे इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, इस वजह से भी काफ़ी मान सकते हैं। इसमें उनका लीडर होता है, वह कहता है हमें अभी जो क्वेस्ट है उनको शायद लो लेवल के क्वेस्ट लेने चाहिए जिससे कि हम उनको पूरा कर सकें, और वैसे हमारे जो मेंबर्स हैं अभी 4 हैं उनके साथ में इस तरह के मिशन भी ज़्यादा हार्ड करना ठीक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। कमेल कहते तो क्यों ना तुम्हारी एक लीडर के तौर पे काम बनता है ना, इसीलिए किसी मेंबर को ढूंढो और इसमें शामिल करो। वह कहने लगता हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर हमें नहीं लगता है कि यूका जैसा कोई मिल पाएगा जो कि ये सब काम कर सके। इस बात पर बैरी कहता है तो क्यों ना हमें यूका कोई वापस लेकर आना चाहिए। तो वह कहता हाँ मैंने एक बार ट्राई की थी लेकिन यूका ने उसके ऑफर को तुरंत ही मना कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अपने आप ही हमारे पास में आए। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वह कहने लगता है क्यों ना हमें एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के बारे में एक मिशन लेना चाहिए, बिकॉज हमेशा से वह एक्रोमेटिक डंजन में जाना चाहता था, इसीलिए यदि वे सुनिएगा इस बात में तो चला जाएगा। और वैसे भी ए रैंक से कम कोई भी टीम उस डंजन के अंदर नहीं जा सकती है, और वैसे भी वे अपने सपना पूरा करने के लिए उन गर्ल्स को तो लिया नहीं सकते, वह काफ़ी लो लेवल है। बैरी भी इस बात पर कहता है ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमको इसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसीलिए वे एक मिशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के अंदर, लेकिन बैरी बस सिर हिला रही होती है। इधर दिखाता है नेक्स्ट यूका का जो कि सभी गर्ल्स के साथ में सिटी के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर ये बताता है जो आयरन डंजन है उसको अभी के लिए क्लोज कर दिया गया है, बिकॉज उसमें जो स्टॉकन दिखा जो कि 10 सालों बाद एक पहली बार ऐसा कोई देखने को मिला है, इसलिए उसको अभी के लिए क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट उनके सामने एक बंदा आता है जिसकी वजह से भी यहाँ पर आए होते हैं। वह बंदा उनको कुछ प्रॉपर्टी दिखाने वाला होता है जिसमें कि वे रहने वाले हैं, जहाँ पर कि एक घर को देखते हैं जिसको देखने के बाद हाँ ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन यूका को पसंद नहीं आया होता है, बिकॉज वह ग्राउंड फ्लोर पर होता है और बताते हैं यहाँ पर काफ़ी गर्ल्स रहने वाली हैं जो कि बाहर से लोग पिक कर सकते हैं, और ये कि उनकी प्राइवेसी के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कहता कोई और घर है। वह कहता है ठीक है तो फिर मैं कल तुम लोगों के लिए दूसरा घर दिखाऊंगा। नेक्स्ट भी एक और घर के लिए लेकर आया होता है जिसमें कि डबल फ्लोर में होता है। वह बताता है यहाँ पर सभी लोगों के लिए सेपरेट बेडरूम्स हैं, ऊपर की साइड नीचे एक बेसमेंट भी है, और वैसे तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाकर आराम से खाना वगैरह खाने के लिए एक अच्छा रेस्ट रूम भी है, आराम से तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं कहता हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो लोग घर तो ये काफ़ी अच्छा लगा होता है, लेकिन यूका अब इस डील को फाइनल नहीं करना चाहता और कहता है अभी के लिए हम वेट करेंगे और कल हम देखेंगे इस घर के बारे में, यदि तुम्हारे पास में कोई और घर होगा तो तुम दिखा देना। मैं कहता हमारे पास अभी एक घर और है, हम तुम्हें दे चलते हैं। जब लेकर जा रहा होता है जो काफ़ी अंदर की साइड होता है, लेकिन यूका को काफ़ी अनईजी फील हो रहा होता है, तो रेन पूछता फिर क्या हुआ, तो बताने लगता है अंदर की साइड में एक थंडर पाइप का भी घर है, इसलिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, हम लोग उसके नेबर हो जाएंगे। इस बात पर सिल्क कहती है ठीक है हम लोग इसी घर को अभी आगे नहीं देखने वाले हैं, इसलिए इसको कैंसिल करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि थंडर पाइप के हम कोई नेबरहुड भी बने, इसलिए हम लोग जो पहले घर हमने देखा था। तो मरीना कहती है तो ठीक है हमने पहले जो घर देखा था उसको ही फाइनल करते हैं, हम उसको खरीद लेते हैं। यूका कहता है हाँ ये घर उसको भी काफ़ी अच्छा लगा है, तो ठीक है हम लोग फाइनल करते हैं। नेक्स्ट वे खरीदने के बाद अपना सारा सामान होते हैं लेकर आ जाते हैं। यूका कहता है चिंता ना करने के लिए उन सभी का सामान को उसके रूम में पहुंचवा देगा, आखिर कौन से रूम को कौन लेने वाला है। मरीना कहती है हम तो बस वेट कर रहे हैं, पहले तुम कौन से रूम लोगे। वह क्या लगता है क्या मैं भी यहीं पर रहने वाला हूँ, तो सिल्क कहती है हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने साथ में मिलकर पैसे इकट्ठे किए और घर को खरीदा है, इसलिए हम लोग साथ में ही रहने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर वह थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा होता है, बिकॉज इस तरह से गर्ल्स के साथ में एक छत के नीचे रहना उसे पसंद नहीं है। इस बात पर मरीना कहती है हम लोग वैसे जब कैंपिंग पर जाते हैं तो वहाँ पे तो टेंट में हम साथ में रहते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह कहने लगता है ज़्यादा कहने पा ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन हमारे भी कुछ प्राइवेसी रूल्स होंगे, हम लोग अपने डोर्स को लॉक करके रखेंगे और नॉक करने के बाद ही अंदर जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी किसी तरह के एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फेस करे, इसीलिए हर कोई अपने एक दूसरे की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इस चीज़ से सभी लोग होते हैं मान जाते हैं। नेक्स्ट पे लोग बैठ जाते नीचे और खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर कि सब लोग चिरअप करते हैं अपने नए घर के लिए, अपनी न्यू पार्टी स्टेबलाइज पूरी तरह से होने के लिए। लेकिन रेन जो कि थोड़ा अनईजी फील कर रही होती है टीवी की तरफ देखती हुई, वह उस तरफ देखता है जहाँ पर कि एक अनाउंसमेंट की जा रही होती है जिसमें कि एक्रोमैनिक डार्कनेस डंजन को कोई एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है। इसके बारे में न्यूज आ रही होती है जो कि थंडर पाइक्स होते हैं। इस चीज़ की न्यूज़ को देखकर तो वह भी शॉक रह जाता है, बिकॉज उन्होंने किंग की तरफ से ही पहले से ही इसकी परमिशन ले ली होती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और सारी गल देख रही होती है। यू का थोड़ा सा सैड दिख रहा होता है टीवी देखकर, इस वजह से वह भी चिंतित थी। वह पूछती है क्या उसको कोई दिक्कत है, ठीक है ना। वह कहने लगता है ऑफकोर्स वह ठीक है, यदि वह भी कभी एक्रोमैटिक डंजन में जाना चाहेगा तो वह क्लोवर टीम के साथ में जाना चाहेगा, इसलिए इस चीज़ का भी छोड़ दो, आखिर थंडर पाइक क्या कर रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मील को कंटिन्यू करते हैं। उसके पास तभी एक लेटर आता है जो कि एडवेंचर गोल से होता है,
वहाँ पर जाकर चेक करता है तो पता चलता है उसको स्पेशली तौर पर रिक्वेस्ट की गई है एक टीम के अंदर शामिल करने की। जब वह उस रिक्वेस्ट को चेक करता है जो कि थंडर पार्क की तरफ से होती है, इसलिए वह तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट वह शॉपिंग के लिए बाहर गया होता है रेन के साथ में, तो बहुत ज्यादा गुस्से में उसके पास में सीमैन लीडर आ रहा होता है और कहता है अगर उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से उसके ऑफर को रिजेक्ट करने की। वह कहता है ऑफ कोर्स ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वह कहता है तुम्हें पता है ना हम एक्रोमैटिक डंजन के अंदर जा रहे हैं और ये तो तुम्हारा सपना हुआ करता था। वह कहने लगता ऑफ कोर्स मैं अभी इस चीज को रिजेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज मैं पहले से एक टीम का एक मेंबर हूँ, इसीलिए मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं किसी भी तरह के ऑफर को रिजेक्ट कर सकूँ, इसी की तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और एक्रोमैटिक डंजन में जाने का हाँ मेरा सपना हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैं अभी तुम्हारे साथ में जाना नहीं चाहूंगा और यहाँ तक कि मैं थंडर पाइक के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। वह कहता है लेकिन तुम इसके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए बिकॉज हमने पहले से सारी प्रिपरेशन है कर रखी है कि तुम हमारे साथ में आने वाले हो। वह कहता है इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस, ये तुम्हारा मतलब है तुम जानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम्हारे साथ में जाने का कोई शौक नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। इस बात पर कहता है तुम इस चीज़ के लिए काफ़ी गलत कर रहे हो, इसलिए थंडर पाइक को छोड़ कर आए हो। इस बात पर वह कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि गलत तुम कर रहे हो, बिकॉज हमेशा से मैंने हर काम किया, हर एक डंजन में क्वेस्ट पे जाने से पहले मैं सारी रिसर्च करता था, यहाँ तक कि सारे काम मैं करता था, लेकिन तुमने मुझे कोई भी ग्रेड नहीं दिया और अब तक तुमने मेरे फायदा उठाते आए हो और तुमने क्या ही किया, मुझे बस यूज किया और कुछ नहीं। इसीलिए आज से हमारी जो फ्रेंडशिप है अभी खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बात पर कहते हैं हमारी टीम काफी सारे मिशन को फेल कर चुकी है, यदि मिशन भी फेल हो गया तो हमारी पूरी टीम को डिमोट कर दिया जाएगा, इसीलिए मुझे क्या करूं जिस तो हमारी टीम में आ जाओ। मैं कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ से अब दफा हो जाओ। नेक्स्ट वहाँ से चला जाता है। 2 वीक बाद दिखाया जाता है एडवेंचर गिल्ड का लीडर होता है, उसने बुलाया होता है युका को और बताने लगता है जब से तुम्हारी टीम गई है उस आयरन डंजन के अंदर जहाँ पर तुम्हारे साथ में जो डंजन फ्लो का इंसिडेंट सामने आया, उस तरह से काफी सारे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। इसी रॉयल फैमिली इस इन्वेस्टिगेशन को करना चाहती है और यह इसीलिए एक्रोमैटिक डंजन के अंदर थंडर पाइक टीम जब जाना चाहती थी उनको परमिशन दे दी गई थी, लेकिन वे लोग नहीं लगता है कि जनरली भी जाना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट भी सबमिट नहीं की थी ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और इसीलिए रॉयल अकेडमी ने डायरेक्टली रिक्वेस्ट की है कि क्लोवर टीम है इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से करे और आर्कोमैटिक डार्कनेस के अंदर वे जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। इस बात पर युका कहता है मैं जानता हूँ हम लोग बस सी रैंक है, इसलिए हम ये कैसे कर सकते हैं, हम ये भी जानता हूँ कि थंडर पाइक भरोसेमंद नहीं है, इसलिए और जो भी ए रैंक टीम है वे वहाँ पर जा सकती हैं और इस इन्वेस्टिगेशन को कर सकती है ना। मैं कहने लगता हाँ लेकिन लोग उनसे डरते हैं किसी तरह की थंडर पाइक की किसी चालों से। फिर दिखाता है कुछ रिपोर्ट्स जो कि उन सब रिसर्च की होती है थंडर पाइक की, ये कि इतनी ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होती, जिसे पढ़ने के बाद वे कहता है मतलब एबिस गेट के बारे में से लिखा है मतलब सच में एग्जिस्ट करता है। मैं कहता हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं तुमको वहाँ भेजना चाहता हूँ बिकॉज तुम्हारी जुनून है उस एक्रोमैटिक डंजन के अंदर जाने का, इसलिए तुम्हारी पूरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तुम ये सब मन से करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी जो रिसर्च होगी वह भी एक ट्रस्टवर्दी मानी जाएगी, इसलिए इस ऑफर के लिए तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। लेकिन फिर वो उसको एक स्कॉल देते हुए कहता है ये लो मैं तुमको स्पेशली देना चाहता हूँ, यदि तुम कभी कोई खतरे में आओगे तो डायरेक्ट इसकी मदद से तुम डंजन को डायरेक्ट लीव कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में अब तुमको एक बार सोचना चाहिए तुम सच में जाना चाहते हो या फिर नहीं। लेकिन फिर उसके पास मेमो आते और बताते हैं किंग ऑफ बर्मेलिया टीम है, वह भी एक ए रैंक काफी अच्छी एक जानी मानी एक फेमस टीम है, वह भी इस चीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बात पर बैन कहता है हाँ ठीक है इसी बारे में अब तुम्हें सोचना चाहिए। वह कहता है ठीक है लेकिन इसके बारे में मुझे अपनी टीम से पहले डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला बता सकता हूँ। जिसके बाद टीम को आकर सब सिचुएशन बताता है और कहता है वैसे यदि तुम लोग इसके बारे में सोच सकते हो लेकिन मैं तो इस ऑफर के लिए तुरंत ही मना करने के बारे में सोच रहा हूँ। इस बात पर सारी गर्ल्स शॉक हो जाती हैं बिकॉज ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है युका के लिए इसको एक बार एक्सप्लोर करने की, लेकिन वह कहता है नहीं मैं इस चीज़ की ऐसा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए और सारी चीज़ की जानकारी लेने के लिए काफ़ी टाइम लगता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन इस बात का सिल्क कहते हैं ना करने के लिए बिकॉज सारी जो प्रिपरेशन है वह तो हम ज़्यादा ही जल्दी कर लेंगे जब तक मिशन स्टार्ट होगा। इस बात पर रेन उसके पास जाकर कहती क्या तुम किसी चीज़ से डरते हो, तो कहता ऑफ कोर्स मैं डरता हूँ, तुम तीनों गर्ल्स में से किसी को भी खोने से डरता हूँ, इस चीज़ में मुझे ज़्यादा डर है। लेकिन इस बात पर मरीना कहती हाँ सेम चीज़ तो हम भी डरते हैं कि तुम्हें खोने से डरते हैं, इसलिए हम पूरा बैठ देंगे जिससे हमको भी कुछ ना हो और पूरी तरह से हम सेफली वहाँ से बाहर निकल के आए। ये जो कन्वर्सेशन होती है एक ही मुद्दे पर पहुँचती है कि हाँ हम इसे कोई एक्सेप्ट करने वाले हैं, जिसके बाद वो लोग एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर वे एडवेंचर वर्ल्ड में आई होती हैं बेनबुल को बताने के लिए कि हम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए उसकी एक शर्त होती है, वह चाहता है कोई ऐसा बंदा है जो कि हमारी टीम का स्कोर कर सके, इसलिए एक ऐसा टीममेट चाहिए उन्हें जो स्कोरिंग में अच्छा हो। इस बात पर मैमो एक और गर्ल के लिए इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि उसकी एक फ्रेंड ही समझ सकती हो कि काफ़ी दूर की वह अभी उसके साथ में रह रही है, उसके जो होम टाउन उन्होंने इसको बैन कर दिया है इसलिए वो उसके साथ में रहती है, लेकिन वो एक सी रैंक एडवेंचर है। इस बात पर गर्ल भी अपने इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वे सी रैंक एक निंजा है और जो कि पूरी तरह से अपनी हेल्प करेगी जिससे कि तुम्हारे लिए कुछ यूजफुल साबित हो सकूं। नेक्स्ट वे सभी लोग होते हैं वहां से नीचे तरफ चले जाते हैं और गोल्ड के नीचे एक्रोमैटिक डंजन
के सामने होते हैं। ये देखकर तो वह भी शॉक रह जाता है। सिल्क कहती है ये क्या, तो मतलब एक्रोमेटिक डंजन है वह इस एडवेंचर गोल्ड के नीचे है। इस बात पर नेमो बताते हैं हाँ बिल्कुल, इस चीज को सेफ रखने के लिए और प्रोटेक्ट रखने के लिए एडवेंचर गोल्ड अब एक्रोमेटिक डंजन के ऊपर ही बनाई गई है। लेकिन इस बात पर यूको काफी शॉक्ड होता है। लेकिन तभी बेनवोल बताता है कि वैसे एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, जो ए रैंक पार्टी तुम्हारे साथ में आने वाली थी उन्होंने एंड मोमेंट पर ही मना कर दिया, इसलिए अब तुम अकेले ही बची हो जो कि उसे एक्सप्लोर करने वाले हो। और हाँ, हम इस चीज के बारे में उन पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, आखिर बेस्ट ऐसी फ्रॉडिंग कैसे कर सकते हैं, जरूर इसके पीछे कुछ होगा, इसलिए हम पूरी इन्वेस्टिगेशन इनके बारे में करने वाले हैं। और वैसे अंदर जाने के बाद ही तुम्हारा थंडर पाइक टीम से एनकाउंटर होता है तो उसके साथ में कोऑपरेट करना, बिकॉज बे लोग यहाँ पर अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं तो हो सकता है तुम्हारा एनकाउंटर हो। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ अंदर जाने के बाद तुम लोगों के बीच में या फिर गिल्ड के मेंबर्स के बीच में ही फाइट हो, इसीलिए नेक्स्ट पर जाने के लिए तैयार होती हैं, जो गेट होता है वो ओपन कर दिया जाता है। लेकिन जब अंदर जाने वाले होते हैं उससे पहले ही फिर से बेनवोल एक बार रोकता है और कहता है मैं फिर से तुम्हें एक बार बता दूं, तुम्हारा काम अंदर जाकर केवल इन्वेस्टिगेशन करना है, ना कि उस पूरे डंजन को क्लियर करना है, ठीक है समझ गए, तुम अपनी आंख को खतरों में बिल्कुल मत डालना। मैं कहते ठीक और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। और इसके बाद में कहता है हमारी जो क्लोवर टीम आज पहली बार एक क्वेस्ट को लेने वाली है, जो कि हम एक्रोमेटिक डंजन के अंदर जाने वाले हैं। हम लोग काफी एक्साइटेड हैं और हर पल की आपको खबर देने वाले हैं आखिर क्या होने वाला है। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं तो लैंटर्न निकालता है और वह दे देता है नीना के लिए, बिकॉज वह उनकी स्काउट होती है, इसीलिए वह सामने तरफ एक कंपास को लेकर बढ़ रही होती है। उसे लगता है सब कुछ सेफ है, इसीलिए उस कंपास को लेकर अपने इंडिविजुअल क्लॉक को पहनकर आगे तरफ निकल जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसके जाने के बाद सिल्क उससे पूछती है आखिर तुम्हारे जो सपना था एक्रोमेटिक डंजन के अंदर आने का वह पूरा हो चुका है, आखिर कितना तुम्हें एक्साइटेड महसूस हो रहा है या नहीं। तो वह कहता नहीं उतना एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहा हूँ जितना कि मैंने सोचा था। इस बात सिल्क कहती है लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ, बिकॉज पहले तो मैं केवल एडवेंचर बनना चाहती थी पैसे कमाने के लिए, लेकिन जिसकी बात तुम्हारे साथ मिली और तुमने अपना सपना बताया तो तुम्हारे सपना पूरा करने के लिए फिर मैं एडवेंचर में और ज़्यादा मेहनत करने लगी और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ अभी। नेक्स्ट तुरंत आ जाती है नीना भी वापस और बताने लगी आगे सिचुएशन सब कुछ सामने क्लियर है। आगे वैसे स्टोर रूम टाइप एक गेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बियर्ड है। लेकिन नेक्स्ट लोग अंदर की तरफ जाते हैं और जा रहे होते हैं। यूका बताता है वैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर और 2 वीक पहले से ही थंडर पाइक एंटर कर चुकी है, तो वे करीब 8वें फ्लोर पर तो पहुंच गए होंगे, इसलिए हमारा अभी तो कोई चांस नहीं उनके साथ में एनकाउंटर होने का। आगे तरफ बढ़ते जा रहे हो तो वह कहता है हमारा काम केवल इन्वेस्टिगेशन करने का है, इसलिए हम अपनी लाइफ को बिल्कुल खतरे में नहीं डालने वाले हैं, इसलिए जितने भी खतरे होंगे हम उनसे और फाइट से अवॉइड करना ही पसंद करेंगे। नेक्स्ट सामने तक उन्हें एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ दिखता है जो कि एक फिश टाइप मॉन्स्टर होता है। उसे देखकर वे लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है बचकर जाने के, इसलिए उससे तो फाइट करनी होगी। लेकिन यूका यहाँ पर नहीं जानता कि किस तरह की मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए उस सबसे पहले वह फाइट की एक पूरी प्लानिंग करना चाहता है और इसलिए वह रेन से कहता है कि तो अपनी फायर स्पेल को तैयार रखना फायर से अटैक करने के लिए। सिल्क से कहता है तो अपने फायर एरोज को तैयार रखना उनसे अटैक करने के लिए। वह कहता है मरीना से कि तुम इस बार स्वार्ड को यूज नहीं करोगी बल्कि तुम इसका यूज करने वाली हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि वहां पर जाकर तुम स्वार्ड से फाइट करो, लॉन्ग रेंज से हम उसको खत्म करने की जल्द से जल्द ट्राई करेंगे। मरीना काफी डिसअपॉइंट होती है बिकॉज उसको जब से नई स्किल समुराई की मिली है तब से वह स्वार्ड को ट्राई करना चाहती है मॉन्स्टर्स पर, लेकिन अभी के लिए जैसा कहने वाला है लीडर वैसे ही करना जरूरी है। नेक्स्ट पे अपनी ऑल आउट पावर एक बार में यूज करने तैयार होता है, भाई अपनी मिसाइल एरो को तैयार करने लगता है और शूट करता है और जो एरो जाकर उसकी चेस्ट में होल कर देता है, जिसके बाद तुरंत रेन अपने शूट करती है फायर से जिससे उसी होल के अंदर, जिसके बाद में फिर सिल्क अपनी फायर एरो से अटैक करती है और आसानी से बेलो उसके सर को ब्लो करके उसे खत्म कर देती है। ये फाइट सच में काफी कम चली होती है इसलिए सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, जल्दी हमने ये सब खत्म कर दिया। नेक्स्ट बेलो फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद आ गई होती है रेस्ट रूम के अंदर और अभी रेस्ट रूम के अंदर आने के बाद वह चाहता है इस कैमरे को भी बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए से हम रेस्ट करें और सारे इक्विपमेंट को चेक करें आखिर उनके साथ में कोई डैमेजिंग वगैरह है फुल्ली तैयार है या नहीं। सब लोग चेक करते हैं, इसके बाद पता चलता है कि वो कोई डैमेज नहीं है, सब केवल प्रॉफिट में ही है। फिर वह देखता है चेस्ट बॉक्स और कहता है ठीक है हम अब बारी है इसको ओपन करने की। इस बात को थोड़ा सोच रहा होता है अगर हमें ऑन कैमरे पर या ऑफ कैमरे पर इसको ओपन करना चाहिए। सब लोग सोचने के बाद सिल्क कहती है हो सकता है इसमें शायद कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाए तो लोग हमसे बहुत जेलस होंगे कि आखिर सी रैंक होने के बाद ही हमको इतनी वैल्यूएबल चीज मिल गई। इसी बात पर यूका भी कहता है हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा, इसलिए ऑफ कैमरे पर ओपन करने के लिए कहता है। नीना से कहता है उसके लॉक को खोलने के लिए जो कि निंजा होती है और वह कहती है ऑफ कोर्स मैं इसमें पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। वे कहती है इसके अंदर एक ट्रैप है लेकिन अच्छे से भी अवॉइड भी कर सकती है। नेक्स्ट जैसे भी चेस्ट को खोलते हैं उसके अंदर काफी सारी ज्वेल्स और जेम्स होते हैं जिसको देखकर तो वह काफी खुश होते हैं। वह तभी सिल्क से कहता है उन सबको रखने के लिए। सिल्क सभी को अपने बैग के अंदर रख रही होती है लेकिन अचानक से उसको कुछ इक्विपमेंट्स 2 अलग मिलते हैं जिसमें कि एक रिंग होती है एक ब्लैक बॉक्स होता है। रिंग को लेता है और कहता है सच में मैंने नहीं सोचा था ये सब यहाँ पर और भी ऐसे मिल सकता है और ये एक ब्लैक बॉक्स को निकालता है जिसमें कि उसे कुछ नहीं पता होता कि ये क्या है बिकॉज उसकी अप्राइजल भी नहीं निकल के आ रही होती है स्टेटस क्या के लिए उसमें क्या चीज़ है बिकॉज अब तक उसका कोई अप्राइजल या फिर स्टेटस होता ही नहीं है। कहता है सच में ये तो काफ़ी अजीब और काफ़ी यूनिक लग रहा है, इसको पहले मैं बेलबुल को दिखाने वाला हूँ उसके बाद इसको यूज करेंगे। और जो रिंग की बात होती है वह रेन को दे देता है बिकॉज वह स्पेल कास्टर को काम करके रखती है, लेकिन काम का वह तो और भी ज़्यादा ही बेचैनी होने लगी होती है बिकॉज जिस तरह से वह नीचे पर आकर उसकी उंगली में
उस रिंग को पहनाया होता है, जिसका मतलब तो सब समझते ही हो ना। और अभी नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हुए निकल जाते हैं, जहाँ पर कि नीना वह पहले से सारी एक्सप्लोर कर लेती है नेक्स्ट फ्लोर के लिए और कहती है आगे तरफ बढ़ना काफी देर सेफ रहेगा। वह कहते सच में तुम काफी अच्छी कर रही हो, तुमने तो हमारा काफी टाइम बचा दिया। वह कहते अरे नहीं, ये तो तुम्हारे जो आर्टिफैक्ट दिया हुआ यानी कंपास उसकी वजह से सब हो रहा है। उससे बेंट का डायरेक्शन उसे आसानी से पता चल जाता है और आसानी से उसको एक्सप्लोर करने में भी कामयाब रही है। इस बात तो युका कहते तो नॉर्मल है ना, हर कोई इसको यूज करता है, इसलिए तो एक नॉर्मली कंपास होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए ये सब इतना नॉर्मल नहीं होता है। नेक्स्ट वे लोग पहुंच जाते हैं रेस्ट रूम में सेकंड फ्लोर का, जहाँ पर कि वे लोग काफी अच्छे रेस्ट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं अभी हमें क्या करना चाहिए। या मैप चेक करके देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर काफी सारी चेंजेस देखने को मिले होते हैं, जिस तरह से मोस्टर का सामना करने को मिला। और जिसके बाद सबसे युका को सही से लगा होता है ये कि फर्स्ट फ्लोर के जो रेस्ट रूम होता है उसके अंदर एक ट्रीजर बॉक्स मिला होता है, जो कि काफी अलग है, बिकॉज ज्यादातर हाई लेवल के फ्लोर्स पर ये सब देखने को मिलता है, इसलिए ये सब काफी अजीब लग रहा होता है। और यहाँ तक उस चेस्ट बॉक्स के अंदर उसे 2 रेयर आइटम मिले होते हैं, जिसके बारे एक बार तो उसे पता भी नहीं आखिर ये क्या हो सकता है, इसलिए और भी ज्यादा उसे ये सस्पिशन दे रहा होता है। इसीलिए आज के लिए वह डे ऑफ करने के लिए कहता है और कहता है चलो हमें वापस ही चलना चाहिए, कल आकर हम इसके बारे में देखेंगे, पहले बेलफुल को इसके बारे में सारी कुछ बतानी चाहिए। और वैसे ही आज का दिन होता है वह काफी अधिक प्रॉफिटेबल गया होता है, उनको जो भी लूट मिली होती है, आइटम्स मिली होती हैं, वह काफी अधिक प्रीशियस होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, इसलिए आज के लिए डे ऑफ करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन वही होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। जैसे जा रहे होते हैं वापस, उनके सामने थंडर पाई पूरी टीम आ जाती है सामने, जिसमें कि सीमन जब उसको देखता है तो उसे कहता है ओ तो आखिरकार हम यहाँ पर मिल गए, तुम लोग यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए आए हो है ना। और वे लोग युका से काफी उल्टी सीधी बातें कह रहे होते हैं, जैसे कि उसने कितना बार बुरा कर दिया उनके साथ में, उस टीम को छोड़ने के बाद उन्होंने जितने बड़े उपकार किए तो उन सभी को उसने बदला इस तरह से दिया, उनको धोखा देगा, इस तरह से उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। वे कहता है ठीक है तो फिर अभी तुम इसको एक्सप्लोर करने वाले तो सीखा हम लोग हमारे साथ में आ जाओ, और तुमने जो भी आइटम्स को लूटा है वे हमें दे दो तुरंत के तुरंत ही। बैर भी कहता है हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को मौका मिल रहा है एक सी रैंक टीम होने के बाद भी एक ए रैंक के साथ में कोऑपरेट करने का, इसीलिए अपनी सारी जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हमें दे दो। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं लाइव स्ट्रीम भी हो रही होती हैं और सैकड़ों हजारों लोग इसको लाइव में देख रहे होते हैं, और वे सोच रहे होते हैं अब चलो कुछ तो अच्छा देखने को मिलने वाला है, शायद कुछ तो होने वाला है। इधर लीडर होता है सिमन, वह कह रहा होता है तुम्हारी जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, यहाँ तक जो तुमने रिसर्च किया अब तक जो भी पता किया वो सब हमें दो, उसका क्रेडिट भी हमें जाना चाहिए, तभी हम तुमको अपने साथ ले आएंगे। लेकिन इस बात पर सिल्क काफ़ी कुछ सुन लेती है और उसे कहती है इस तरह से मुंह बंद करने के लिए, बिकॉज इस तरह से तुम काफ़ी सेमलेस हो किसी और की मेहनत को अपना नाम देने के लिए। इस बात पर तुरंत ही वे लोग भड़कने लगते हैं और सीमन उससे कहता है तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो, बिकॉज तुम एक ब्लैक एल्फ हो जो कि डार्क गोड्स को तुम लोग पूछते हो, इसलिए तुम्हारा कोई औकात नहीं है हमारे साथ बात करने की। ये चीज़ युका को बहुत गुस्से में दे देती है और युका कहता है इस तरह से तुम मुझसे जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो कि मेरी फैमिली टीम की बात में जैसा कुछ कहोगे तो शायद यहाँ पर आज कोई एक है जो कि मरने वाला है। इस बात पर सीमन कहता है इस तरह से ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, उन लोगों की यही तो औकात है, मैं उसके पास औकात ही दिखा रहा हूँ, वे बिल्कुल फिल्थी बेकार लोग हैं। लेकिन इस बात पर तुरंत उस पर भड़कने लगता है और कहता है आज तुम सच में मैं तुम्हारे साथ में कोई भी कोऑपरेट नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ कि तुम्हारे चेहरे को भी मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर चलते हैं। नेटविल को इस तरह से छोड़कर चला जाता है, सभी लोग देखते रहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे इस तरह से उनको छोड़कर जाने की। नेट दिखाया था सारे लाइव स्ट्रीम पर लोग देख रहे होते हैं और जो कि सिमन को काफी बुरा वाला कह रहे होते हैं, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम में उनकी एक हरकत दिखाई होती है अगर उन्होंने क्या होता है। 2 दिन बाद वे लोग जब गए होते हैं बेलवुड के पास में, बेलवुड कहता है तुम्हें पता है तुमने जो भी किया है उसकी वजह से तुम्हारे खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स आई, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया तुम्हारी वजह से, और यहाँ तक कि काफी सारे इन्वेस्टर्स ने भी कंप्लेंट किया है कि तुम्हें जो भी फंड्स मिल रहे हैं उसके तुम गलत फायदा उठा रहे हो, गलत पावर्स को यूज कर रहे हो, इसलिए उस फंड को वापस लेना चाहते हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, सबके खिलाफ। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? इस पर सीमन कुछ भी नहीं कहता और बिल्कुल शांत रहकर आसानी से आराम से कहता है कि उसने जो भी किया उसने गलती किया है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस चीज़ से उसे असेम होना चाहिए या फिर इसकी कुछ बात देना चाहिए। वैसी बात है तो गलती तो खिलाफ टीम की है ना, उन्होंने इस तरह से उस फिल्थी एल्फ को मेरे खिलाफ बोलने की परमिशन ही कैसे दे दी। इस बात को पूरा होने से पहले तुरंत उसके चेहरे पर अगले पंच गिरते हैं, जैसे दूर जाकर गिरता हो, लेकिन अभी भी सीमन को लग रहा होता है इस तरह से बैंड बोला हुआ इस मैटर के लिए कुछ ज़्यादा ही बना रहा है, अभी इस तरह से एक फिल्थी एल्फ के बारे में कुछ कहना, अगर इसमें बड़ी चीज़ क्या है तुम कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो। इस बात पर तुरंत ही उसकी तरफ एक डैगर फेंकता है और वह नहीं समझ पा रहा होता अगर वह किस तरह की सिचुएशन में, तो खुद ही बताने स्टार्ट करता है। तुम्हें पता है एक ए रैंक पार्टी होती है किंगडम के लिए, किंगडम ऑफ बर्मिला होती है, लेकिन तुम इस तरह से ट्रीट कर रहे हो एल्फ्स के लिए, तुम्हें पता है इसकी वजह से हमारे किंगडम के बीच में और जो एल्फ किंगडम के बीच में है रिलेशनशिप कितनी बेकार हो सकती है। तो वह कहने लगता है हाँ लेकिन इसमें क्या है, एक बस छोटी मोटी टीम के बीच में तो एक छोटी मोटी आर्ग्यू है ना। तो तुरंत गर्दन से उठाता है और कहता है कि तुम अभी बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, तुम अभी की अभी एक लाइव स्ट्रीम करनी होगी, एक लाइव स्ट्रीम द्वारा माफी मांगनी होगी सभी एल्फ किंगडम से और जो भी तुमने कहा है उसके लिए, और यहाँ फिर तुम तैयार रहना कि तुम्हारी जो भी टीम से तुम्हारा स्टेटस है एडवेंचर का वो छीन लिया जाएगा। इस बात पर अभी उन्हें कन्विंस करने की ट्राई कर रहा होता है और कहता है आपको पता है ना एक्रोमेटिक डंजन के अंदर केवल हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इसीलिए
हमारे अलावा कोई और नहीं ये सब कर सके। इस पर बेलबुल कहता हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ये नहीं करने वाले, लेकिन तुम्हें जो करना है वह तुम्हें माफी मांगनी है। वैसे भी क्लोवर वह काफी अच्छा करी अपनी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने साबित कर दिया कि वो लोग साथ में मिलकर काफी अच्छी टीम है और एक दूसरे को काफी अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, इसलिए उनको ए रैंक का स्टेटस अभी दे दिया। ये सुनकर तो वह शौक रह जाता है कि क्या क्लोवर अब ए रैंक पार्टी बन चुकी है। वह वापस बाहर जा रहा होता है तो काफी फ्रस्ट्रेटेड और काफी गुस्से में होता है, वह माफी नहीं मांगना चाहता लाइफ टीम में, इसीलिए वह सोच रहा होता है ये सब गलती केवल युका की है, युका की वजह से ये सब हुआ है, यदि वह नहीं होता तो ये सब नहीं होता। वह काफी गुस्से में होता है, लेकिन तभी वहाँ से एक फैटी बंदा निकल के आता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम युका को बिल्कुल टॉप से बैक पर लाकर रख सकते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हम प्लान पे काम करें। तो इस बात पर तुरंत खुश हो जाता है और इसी के साथ में एपिसोड 6 यहीं पर एंड होता है। लेकिन इस तरह की और भी आपको एनिमे पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना और बस 50 कमेंट पूरी करनी है। और वैसे और भी स्क्रीन पर आपको एनिमे दिख रही हैं, वैसे हमारे चैनल की ही हैं और आप एंजॉय कर सकते हो, किसी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो जो कि आपको राइट साइड पर ऊपर दिख रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय, सायोनारा।